तो लास्ट दिन हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था पता है? लास्ट दिन सबका क्लास उतना कंटिन्यू नहीं हुआ था। रोशनी ने भी क्लास नहीं किया था, प्रिया ने भी शायद क्लास नहीं किया था लास्ट मंगलवार को। तो वहां पर हम लोगों ने ओवरहेड को कंप्लीट किया था, और मैंने क्या तुम लोग को सेंड कर दिया है वीडियो, जिसका जो छूटा था मैंने सेंड कर दिया है क्या? नहीं तो लिंक छूट जाएगा। मैम मुझे तो मिल गया है, मैंने मांग लिया था आपसे। अच्छा ঠিক আছে। রশনি যেগুলো যেগুলো তোমার মিস হয়ে গেছে ওগুলো দিয়েছে দাদা তোমাকে? না দিদি। তুমি মেসেজ করে দিয়েছো দাদাকে কোন কোনগুলো মিস হয়েছে? হ্যাঁ করেছিলাম। করে দিয়েছো? আমার ওই 24, 25, 26 মিস হয়েছে। আচ্ছা ঠিক আছে, 24, 25, 26 লিখেছো? তুমি এক কাজ করো না, তুমি তোমার সেই দিন যে ক্লাসগুলো থাকে ওটা লিখে দাও না, তাহলে সুবিধা হবে, তাহলে ফট করে ফাইন্ড আউট হয়ে যাবে। ধরো যদি কস্ট ক্লাস মিস হয়েছে তুমি লিখে দাও মঙ্গলবারের কস্ট ক্লাসটা, ওই হিসেবে থাকলে আমি তোমাকে পাঠিয়ে দেবো, ঠিক আছে? আচ্ছা আমি টেক্সট করে দিচ্ছি। হ্যাঁ ওইভাবে করে দাও, ঠিক আছে? যেমন ধরো যেদিন যে ক্লাসটা হয়েছে তুমি ওই হিসেবে লিখে দাও কি 25 তারিখ হলে 25, যেরকম যেটা হয়েছে যে এই দিনের কস্ট ক্লাসটা বা এই দিনের অ্যাকাউন্টস ক্লাসটা এইভাবে করে দাও, তাহলে সুবিধা হবে, যেটা আছে আর কি কস্টটা তোমার যেগুলো থাকে। अच्छा दीदी ठीक है। अच्छा देखो आज हम लोग जॉब कॉस्टिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जॉब एंड बैच कॉस्टिंग। तो देखो डिफाइन बोल रहा है, डिफाइन जॉब कॉस्टिंग, ठीक है? डिफाइन जॉब कॉस्टिंग, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द जॉब कॉस्टिंग प्रोसीड्यूर। तो पहले बता देते हैं कि जॉब कॉस्टिंग क्या होता है। देखो जॉब कॉस्टिंग मतलब जब कस्टमर के स्पेसिफिक डिमांड पे, ठीक है, कस्टमर के स्पेसिफिक डिमांड पे अगर हम लोग कोई प्रोडक्शन करते हैं तो जो कॉस्टिंग का जो हम लोग टेक्निक यूज करते हैं उसे बोला जाता है जॉब कॉस्टिंग, ठीक है? तो देखो क्या बोला है, जॉब कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट, क्योंकि हमें कॉस्ट कैलकुलेट करना है किसी एक पर्टिकुलर जॉब का, ठीक है? in those industries in which goods are manufactured or services rendered against specific orders from the customer, special features of job costing और ये पता है कि स्पेसिफिक ऑर्डर पे होना चाहिए। जैसे मान लो जेरोक्स वगैरह हम लोग करवाते हैं तो ये तो स्पेसिफिक ऑर्डर पे होता है ना, जो मान लो मैंने बोला कि ये वाला कर दीजिए तो ये वाला जेरोक्स कर देगा, कोई बोलेगा दूसरा। ये लोग कोई अपना स्टॉक नहीं रखता है, ठीक है? ये इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि कुछ जेरोक्स करके अपना स्टॉक रखा है, कुछ सैंपल दिखाना है, ऐसा नहीं है। जैसे ऑर्डर आएगा उसी तरह से वो लोग काम करेगा, ठीक है? अब मान लो इसीलिए प्रिंटिंग प्रेस में ऐसा होता है, ठीक है? उसके अलावा मान लो ये इंटीरियर डेकोरेशन का जो काम होता है, ठीक है, उसमें भी जॉब कॉस्टिंग ही अप्लाई होता है। स्पेसिफिक कस्टमर जैसा बोलेगा उसी तरह से डेकोरेट कर दिया जाएगा। तो इसमें ये भी क्या हो गया, जॉब कॉस्टिंग। या फिर मान लो जब मतलब एक नॉर्मल सा एग्जांपल हम हमेशा देते हैं, याद रहेगा तुम लोगों को, कि अगर मान लो कभी भी कोई ड्रेस रेडीमेड ना लेके तुम्हें अगर टेलर से सिलवाना है तो टेलर क्या करता है ना, जॉब कॉस्ट करता है। जो भी जाता है कस्टमर वो अपने हिसाब से अपना स्पेसिफिकेशन बता देता है कि ऐसा 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 करके मुझे बना के दे दीजिए, ठीक है? तो सबका तो एक ही जैसा ऑर्डर नहीं होगा ना, तो सबका अलग अलग जो क्राइटेरिया रहता है उसी हिसाब से वो एक्सेप्ट करता है कस्टमर से, और फिर अपना जो है चार्ज बता देता है कि इस ड्रेस को सिलवाने का इतना चार्जेस है। तो ये जॉब कॉस्टिंग है। लेकिन अगर यही चीज टेलर से ना सिलवा के अगर ऐसा ही कुछ तुम लोग को जो भी चाहिए, जो डिमांड है तुम लोग का, तुम लोग अगर जाके रेडीमेड खरीद के लेके आते हो तो उसे हम लोग बोलेंगे बैच कॉस्टिंग, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर हम लोग जॉब बैच दोनों पढ़ेंगे तो दोनों का मेन डिफरेंस सुनो, कि अगर हम लोग स्पेसिफिकली हमारे हिसाब से बनवा रहे हैं टेलर के पास जाके तो जॉब कॉस्टिंग, लेकिन जब हम लोग रेडीमेड खरीद रहे हैं तो हमारे हिसाब से वहां कुछ बना हुआ नहीं है, लेकिन हाँ हमें हो जाए इस तरह का बहुत सारा बना हुआ है, ठीक है? अलग अलग साइजेस का बना हुआ है, मतलब एक ही पैटर्न का, कलर का अलग साइजेस का बना है। मान लो जीन्स खरीदना है तो फिर जीन्स का एक कलर सेम है, ठीक है? बस क्या होता है वो जो मतलब जो नाप है वो अलग होता है, किसी का 32, 34, 36 इस तरह से होता है, ठीक है? तो ये क्या हो गया, बैच में मतलब लॉट में प्रोडक्शन हो रहा है, थोड़ा सा साइजेस का हेर फेर है, लॉट में प्रोडक्शन हो रहा है। मान लो 32 वाला एक लॉट में हो रहा है, 34 वाला एक लॉट में हो रहा है। इसी तरह से देखो वहां पर अरेंज भी किया हुआ रहता है। या फिर मान लो फर्नीचर खरीदने जा रहे हो, ठीक है? तो
तो अगर मान लो रेडीमेड फर्नीचर खरीदने जा रहे हैं तो वहां पर जाके जो भी तुम्हें लेना है, ठीक है, तो तुम वहां से देख सकते हो। मान लो बुक सेल्फ लेना है तो वहां पर जाके बहुत सारा बुक सेल्फ रहेगा, वहां से जो पसंद है ले लो। लेकिन ये क्या है, तुम्हारे ऑर्डर से थोड़ी बना हुआ है। लेकिन अगर तुम कारपेंटर के पास जाते हो और उसे जाके बोलते हो मुझे इस पैटर्न का बना के दे दीजिए, तो उसे हम लोग बोलेंगे जॉब कॉस्टिंग। तो कारपेंटर जो हमारा मतलब जो ऑफर है वो एक्सेप्ट कर रहा है, वो हो जाता है जॉब कॉस्टिंग। तो जॉब कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ ascertaining cost in those industries in which goods are manufactured or services rendered against specific order। अब जैसे हम लोगों ने बुक सेल्फ बनाने बोला कारपेंटर का, वो वैसा स्टॉक बना के नहीं रखने वाला है कि कोई आएगा तो उसे दिखा देगा, ऐसा नहीं बनाने वाला, क्योंकि वो स्पेसिफिक ऑर्डर पे काम करता है। अगर कोई आके फिर बोलेगा कि मुझे ऐसा कुछ बना के दो या फिर उसमें कुछ मॉडिफाई करके दो, तो वो इस तरह से बना के दे देगा। उन लोग कोई भी चीज स्टॉक नहीं करता है जो जॉब बेस में काम करता है। गुड इवनिंग मौसमी। गुड इवनिंग मैम। तो जॉब कॉस्टिंग समझ रहे हो, स्पेसिफिक ऑर्डर पे होगा। अब इसका कुछ फीचर्स देखो, क्या बताया, फीचर्स बताया है प्रोडक्शन इज अगेंस्ट कस्टमर्स ऑर्डर एंड नॉट फॉर स्टॉक। हम लोग जाके कुछ स्पेसिफिक बताएंगे कि मुझे इस फीचर्स का गुड्स चाहिए, तो उस फीचर्स का वो बना देगा, चाहे वो ड्रेस हो, चाहे वो कुछ फर्नीचर वगैरह हो, जो भी हो, ठीक है, स्पेसिफिकली वैसा बना के हमें दे देगा। बट वो स्टॉक नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने जो फीचर्स का बोला वैसा बहुत सारा बना के रख देगा, उसके पास से कोई आके खरीदेगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो लोग स्पेसिफिक ऑर्डर पे काम करते, सबको पता है। उसके बाद देखो, ईच जॉब हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। हर एक जॉब का अपना अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, नीड स्पेशल ट्रीटमेंट, ठीक है, क्योंकि सारा स्पेसिफिक। जैसे मान लो मैंने एक बुक सेल्फ बोला, मेरा डिमांड कुछ अलग हो सकता है, किसी और का डिमांड कुछ अलग हो सकता है, इसीलिए सबका कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होगा हर जॉब का, ठीक है, क्योंकि मेरे फीचर्स के हिसाब से वो जॉब में काम चल रहा होगा, इसीलिए सारे में अलग अलग स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। उसके बाद ईच जॉब अंडरटेकन इज द कॉस्ट यूनिट। हर एक जॉब अपने में एक कॉस्ट यूनिट है। मतलब मैंने एक बुक सेल्फ बोला, सपोज मैंने एक बुक सेल्फ बोला, कारपेंटर को जाके मैंने बोला कि बुक सेल्फ बना के दो, ठीक है, तो वो उसका कॉस्ट एक अलग लगा देगा। कोई और जाके कुछ और बोल रहा है, किसी ने चेयर बोल दिया, या फिर मान लो बुक सेल्फ भी बोल रहा है लेकिन उसका अलग उसका फीचर्स है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसका कॉस्ट अलग हो जाएगा। इसीलिए हर एक काम का कॉस्ट क्या होता है, अलग अलग होता है। इसीलिए बोला जाता है कि ईच जॉब अंडरटेकन इज अ कॉस्ट यूनिट। हर एक जॉब अलग अलग कॉस्ट यूनिट बोल के माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि सबका कॉस्ट अलग मतलब अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। जितना बार ऑर्डर आएगा उतना बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। लाइक टेलर के केस में भी सबका ड्रेस का जो चार्जेस है वो सेम होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो सबका अलग अलग वो लोग कॉस्ट निकालते हैं। बाई चांस किसी का सेम हो गया एक दूसरे के साथ, वो अलग बात है, लेकिन जो है उसका कॉस्ट जब कैलकुलेट किया जाता है तो हर बार हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग कॉस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद देखो, ए सेपरेट जॉब कॉस्ट इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच जॉब। हर एक जॉब के लिए सेपरेट कॉस्ट शीट क्या होता है, प्रिपेयर किया जाता है। तो हर एक जॉब को अगर हम लोग एक कॉस्ट यूनिट मानेंगे तो उसके लिए तो कॉस्ट शीट बनाना ही पड़ेगा टू एसर्टेन कॉस्ट, ताकि हमें कॉस्ट पता चले, फिर उस पर प्रॉफिट लगा के हमें उसे सेल करना है। अब प्रॉफिट भी हो सकता है, अगर कम में बिक गया तो लॉस भी हो सकता है। अब देखो एग्जांपल्स क्या दिया हुआ है। Examples of industries in which job costing is applicable are प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, जहां पर बुक्स वगैरह जो भी हो प्रिंट होता है, तो उसमें भी क्या होता है, स्पेसिफिक ऑर्डर के हिसाब से होता है, वो लोग कुछ भी स्टॉक करके नहीं रख सकते। रिपेयर्स वर्कशॉप, अगर कोई भी रिपेयर्स का काम होता है तो स्पेसिफिक ऑर्डर पे होता है, जिसको जो चीज रिपेयर करवाना है उस हिसाब से होता है। जो भी रिपेयर वर्कशॉप हो, चाहे कुछ भी रिपेयर करवाओ। जनरल इंजीनियरिंग कंपनीज, इंटीरियर डेकोरेशन, ठीक है, ये सारा काम जो है स्पेसिफिक ऑर्डर पे ही होता है। जॉब कॉस्टिंग का प्रोसीड्योर क्या है, सबसे पहले एक जॉब ऑर्डर नंबर पता होना चाहिए, ठीक है, मतलब जब भी कोई जॉब आएगा उसे नंबरिंग करो। मतलब फर्स्ट वाला आ गया तो 1, उसके बाद 2, 3, कुछ भी एक प्रोसीड्योर में हमें क्या करना है, जॉब ऑर्डर नंबर आइडेंटिफाई करना है। Since job costing accumulates cost by specific jobs, a number must be assigned to each job so that each job may be identified. अगर मान लो कुछ जॉब नंबर नहीं दिया जाएगा तो क्या होता है, जैसे मान लो टेलर के केस में जब जाओगे तो वो देखना एक टोकन वगैरह दे देता है, नहीं तो क्या होता है पता नहीं चलता है किसका कौन सा वाला है। अब जाके तुम वो स्लिप लगाओगे, उसमें
उसमें थोड़ा सा कपड़ा का टुकड़ा भी काट के लगा देता है ताकि मैच करके आसानी से ढूंढ ले वो लोग, ठीक है। तो इस तरह से आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। तो जॉब ऑर्डर नंबर कैसे भी करके जॉब ऑर्डर नंबर लिख दिया जाता है ताकि हम लोग उसे आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा जॉब किसके लिए, कौन से कस्टमर को असाइन कर रहा है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑर्डर। इट इज ए रिटन ऑर्डर टू द फोरमैन टू प्रोसीड्स विद द जॉब, ठीक है। तो जो फोरमैन वर्कर होते हैं, ठीक है, उन लोगों को क्या किया जाता है, रिटन ऑर्डर मतलब लिख के दिया जाता है कि अब आप काम शुरू करो। इट गिव्स द फोरमैन इंस्ट्रक्शन रिलेटिंग टू द जॉब एंड ऑल्सो ऑथराइज हिम टू स्टार्ट द वर्क, ताकि वो ये काम जो जॉब के लिए उसे रखा गया है वो काम वो शुरू कर सके। इसीलिए क्या किया जाता है, प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो एज ए रिटन दिया जाता है, ठीक है। रिटन देना पड़ता है किसी फोरमैन को। अच्छा, उसके बाद देखो जॉब कॉस्ट शीट। तो अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था हर एक जॉब का अलग अलग कॉस्ट शीट बनना चाहिए, सारे जॉब का स्पेसिफिकली कॉस्ट शीट बनना चाहिए। कॉस्ट फॉर ईच जॉब आर एक्यूमुलेटेड ऑन जॉब कॉस्ट शीट। उसके बाद देखो क्या है, बैच। तो बैच में क्या होता है, मैंने पहले ही बोला जॉब और बैच में मेन डिफरेंस ये है कि जॉब जो है स्पेसिफिक ऑर्डर पे जो काम किया जाता है उसे जॉब बोलते हैं, और बैच में क्या होता है, प्रोडक्शन जो होता है लॉट में होता है। वो लोग स्टॉक करने के लिए भी क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। किसी को ध्यान में रख के ये वाला चीज नहीं बनाया जाता है, ठीक है। बैच कॉस्टिंग में स्पेसिफिकली किसी कस्टमर को ध्यान में रख के नीड पूरा करने के लिए नहीं किया जाता है, रैंडमली प्रोडक्शन किया जाता है। अब जिस कस्टमर को जो चीज सूट करेगा वो वाला चीज लेके जा सकता है, मतलब खरीद सकता है। देखो क्या बोल रहा है, दिस इज अ वेरिएशन ऑफ जॉब कॉस्टिंग। ये जॉब कॉस्टिंग का एक वेरिएशन है। व्हाइल जॉब कॉस्टिंग इज कंसर्न्ड विथ अच्छा, while job costing is, देखो क्या बोल रहा है, कहाँ चला गया, while job costing is concerned with costing of job made to customers particular requirement। तो जॉब कॉस्टिंग क्या है, जॉब कॉस्टिंग में हम लोग जॉब जो पर्टिकुलर काम ले रहे हैं उसे जॉब बोला जाता है। किसके डिमांड पे, कस्टमर के डिमांड पे, कस्टमर का रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए, ठीक है, उसका हम लोग कॉस्टिंग करते हैं। लेकिन बैच कॉस्टिंग इज यूज्ड व्हेन प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स लिमिटेड रिपीटेशन वर्क एंड ए डिफाइनेड नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन ईच बैच टू बी हेल्ड इन स्टॉक फॉर सेल टू कस्टमर्स। जनरली कस्टमर को सेल करना है, हमें कुछ स्पेसिफिकली किसी को ध्यान में रख के हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, इन जनरल प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, कस्टमर को भी सेल कर रहे हैं और थोड़ा क्या कर रहे हैं, स्टॉक भी करके रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जॉब में स्टॉक नहीं किया जाता है क्योंकि जॉब तो स्पेसिफिक ऑर्डर में बना है। मैंने बोला कि इस तरह का चेयर बना के दो कारपेंटर को, तो जरूरी थोड़ी है कि वो उसी तरह का स्टॉक बना के रखेगा, क्योंकि उसका काम है ही नहीं स्टॉक बना के रखना, ठीक है। वो सिर्फ ऑर्डर अगर कोई करता है तो उसी हिसाब से ऑर्डर के हिसाब से बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है देखो, articles are manufactured in each batch to be held in stock for sale of customers generally. Thus a batch is cost unit consisting of a group of identical item। और यहाँ पर identical item बनता है, मतलब सब एक ही तरह का होता है, ठीक है, identical बनता है। लेकिन जॉब में चले जाओगे तो सबका अलग अलग होगा, क्योंकि मेरा बुक सेल्फ का जो डिजाइन है वो अलग है, तुम लोगों का अलग है, तो ये आइडेंटिकल नहीं हो सकता, सारा अलग अलग होगा। लेकिन जब हम लोग लॉट में प्रोडक्शन कर रहे हैं बैच कॉस्टिंग में, ठीक है, वहां पर क्या होता है, सारा जो मतलब एक ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल आइटम हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखो बोल रहा है बैच कॉस्टिंग इज अप्लाइड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शूज। जैसे शूज तो एक ही तरह का देखने में मिलेगा, साइजेस थोड़ा अलग होगा, ठीक है, सारे साइजेस का होगा क्योंकि सबका पैरों का नाप सेम नहीं होता है, लेकिन देखने में एक ही जैसा अलग अलग साइजेस का वो लोग बनाएगा। मान लो एक साइजेस का 10 पीस है, फिर एक साइजेस का 10 पीस है, फिर एक साइजेस का 10 पीस है, तो इस तरह से जो बना रहा है 10 सेट करके, तो ये बैच कॉस्टिंग हो रहा है। टॉयज, ठीक है, रेडीमेड गारमेंट्स, जो मैंने बोला कि रेडीमेड गारमेंट्स जब लेने जाते हो तो एक चीज देखोगे, रेडीमेड गारमेंट्स जो हम लोग मॉल वगैरह से लेते हैं तो सिमिलर चीज तुम दूसरों को भी पहनने में देखोगे कि हाँ अरे ये तो मेरे जैसा वाला पहन के रखा है। मतलब क्या हुआ है, ये बैच कॉस्टिंग से बना हुआ है, इसीलिए क्या हो रहा है, सिमिलरिटीज मिल रहा है, आइडेंटिकल आइटम मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग स्पेसिफिकली कुछ स्पेशल करवाना चाहते हैं तो हम लोग अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, उसे सिलवा सकते हैं टेलर से, तो हो सकता है कि स्पेसिफिक हमें मिल जाए, ठीक है।
नॉर्मली मिल जाता है, लेकिन अगर हम लोग मॉल वगैरह से खरीदते हैं तो सिमिलर आइटम मिल जाता है, बिकॉज क्योंकि ये बैच कॉस्टिंग है, आइडेंटिकल आइटम बनता है। कंपोनेंट्स, पार्ट्स ऑफ कार, ठीक है, रेडियोस, वॉचेस, जैसे तुम्हारे पास घड़ी है वैसे दूसरों के पास भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग अगर स्पेसिफिकली किसी के पास से बनवा रहे हो तो अलग बात है, लेकिन ये सब बैच कॉस्टिंग में ही प्रोडक्शन किया जाता है। उसके बाद देखो बैच कॉस्टिंग का प्रोसीड्यूर क्या है, जैसे जॉब कॉस्टिंग का प्रोसीड्यूर क्या था, हमें जॉब कॉस्टिंग में पहले तो है एक जॉब और जॉब नंबर जो है असाइन करना पड़ता है, प्रोडक्शन ऑर्डर देना पड़ता है फोरमैन को, और एक जॉब कॉस्ट शीट बनाना पड़ता है। बैच कॉस्टिंग का क्या है, ईच बैच कॉस्टिंग इज गिवन ए बैच नंबर, जैसे उसमें जॉब नंबर दिया जाता है, यहाँ बैच नंबर दिया जाता है। इन द सेम वे ए जॉब इज गिवन ए जॉब नंबर, बोल भी दिया है देखो यहाँ, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट expenses identified with the batch are recorded on the batch cost card। तो यहाँ पर क्या क्या हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये वाला यहाँ बताए, वैसे जॉब में भी मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस तो चाहिए। आइडेंटिफाइड विद द बैच आर रिकॉर्डेड ऑन द बैच कॉस्ट कार्ड, मतलब बैच कॉस्ट कार्ड जो रहेगा, जो कार्ड रहेगा वहां पर ये सारा चीज रिकॉर्ड किया जाएगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे बैच कॉस्ट कार्ड। जैसे जॉब कॉस्ट शीट होता है वैसे बैच कॉस्ट कार्ड। ओवरहेड आर एब्सॉर्ब्ड ऑन one of the basis already explained as is done in the job costing। ओवरहेड क्या होगा, एब्सॉर्ब्ड उसी तरह से होगा जैसे जॉब कॉस्टिंग में ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड होता है, मतलब नॉर्मली ओवरहेड एब्सॉर्प्शन जो हम लोग ओवरहेड के चैप्टर में पढ़े हैं उसी तरह से यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। व्हेन ए बैच इज कंप्लीटेड the cost is totaled and the total cost is divided by the quantity produced to arrive at the cost per unit or per dozen etc as required। मतलब क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग लॉट में प्रोडक्शन कर रहे हैं, बैच में प्रोडक्शन कर रहे हैं, मान लो हम लोगों ने एक ही तरह का घड़ी जो है वो मान लो 100 पीस बनाया और उसमें हमारा खर्चा आ गया, सपोज 100 पीस में खर्चा आ गया, सपोज मान लेते हैं 1 लाख, ठीक है, तो 1000 करके एक एक घड़ी का कॉस्ट आ गया, ठीक है। तो ये हम लोगों को क्या करना है, बैच जब कंप्लीट हो रहा है, बैच में टोटल जो खर्चा हो रहा है उसे डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस से, तभी हमें कॉस्ट पर यूनिट मिलेगा। या फिर अगर डजन में प्रोडक्शन हो रहा है तो कॉस्ट पर डजन मिलेगा, या फिर जैसा हमारा यूनिट होगा। लेकिन जॉब कॉस्ट शीट में हमें टोटल कॉस्ट को कभी भी नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड नहीं करना पड़ता, क्योंकि वहां पर तो मोर देन 1 यूनिट होता ही नहीं है, स्पेसिफिक काम के लिए एक ही, मतलब मैंने एक बुक सेल्फ बनवाया पर्टिकुलर ऑर्डर से, तो फिर उसका कॉस्ट जो है वो एक ही बुक सेल्फ के लिए उतना ही असाइन होगा। और अगर मैंने इस तरह से नहीं किया, अगर मान लो बैच कॉस्टिंग का बात है, बैच कॉस्टिंग में क्या होगा, कॉस्ट पर यूनिट अगर किसी को कैलकुलेट करना है, मतलब जो सेलर है उसे कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए उसने एक लॉट में जितना सारा प्रोडक्शन किया है उसको डिवाइड करना पड़ेगा उसे नंबर ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस से, ताकि उसे कॉस्ट पर यूनिट पता चले। लेकिन जो मान लो टेलर से हम लोग ड्रेस सिलवा रहे हैं तो उसे कुछ डिवाइड वगैरह नहीं करना है, उससे देखना है कि मैंने ये चीज बना के दिया इस कस्टमर को और मुझे इतना रुपया मिलना चाहिए, 300 400 जो भी हो। लेकिन बैच कॉस्टिंग में ऐसा नहीं होता, बैच कॉस्टिंग में लॉट में प्रोड्यूस होता है, एक एक चीज का कॉस्टिंग पता करने के लिए उन लोगों को एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, दैट इज टोटल क्वांटिटी को टोटल जो कॉस्ट है उसे डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस के साथ, ठीक है। अब देखो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, हम लोगों ने मटेरियल में क्या पढ़ा था बता सकते हो? सॉरी, मटेरियल में क्या पढ़ा था, ऐसा ही कुछ पढ़ा था हम लोगों ने, जैसे यहाँ पर इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी है, बताओ मटेरियल में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, बताओ। अरे इतना तो इसका सम्स किए, ये सारे लेटर तो यूज हो रहे थे ना उसमें, बताओ। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ईओक्यू, वो क्या कंसेप्ट था मुझे थोड़ा कोई भी बता सकते हो? मैंने उसका फॉर्मूला एक्सप्लेन करवाया था, वहां पर मैंने दिखाया भी था कि ईओक्यू में एक्चुअली ईओक्यू का मतलब क्या होता है, हम लोग ईओक्यू क्यों करते हैं, इससे क्या बेनिफिट होता है, ये सारा चीज जो है ये बैच क्वांटिटी में भी वही कंसेप्ट है, बस उसमें कॉस्ट दो अलग नाम से है। ईओक्यू में हम लोगों ने क्या देखा था, फॉर्मूला क्या था, 2ACOC डिवाइडेड बाय CC पर यूनिट पर एनम। तो ये क्या था कंसेप्ट, कुछ भी याद है? बताओ। तुम लोग का तो एग्जाम था ना, एग्जाम नहीं होगा वो अलग बात है, कुछ दिन बाद होगा, लेकिन कुछ तो रेडी कर रहे थे।
थोड़ा सा कुछ तो बता दो। ईओक्यू का कंसेप्ट कहाँ से आया था? जिसमें मिनिमम इन्वेंट्री हो। ईओक्यू मतलब इकोनॉमिक क्वांटिटी, ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब हमें ऐसा ऑर्डर प्लेस करना है ताकि हमारा जो मतलब एक्सपेंस हो वो चीपेस्ट हो, ठीक है। हम लोग को ऐसा ऑर्डर करना है। हम लोगों का ईओक्यू पूरा बेस था कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट के ऊपर, बिकॉज हम लोगों ने मटेरियल में ये देखा था कि मटेरियल में 3 कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, एक परचेसिंग कॉस्ट, एक एसोसिएट कॉस्ट। एसोसिएट का 2 पार्ट होता है, एक कैरिंग और एक ऑर्डरिंग। लेकिन परचेज जो कॉस्ट है वो कभी वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, वो जो मतलब प्रोड्यूस कर रहा है उसके हाथों में नहीं है, ठीक है। मार्केट में जो प्राइस रहेगा उसे उसी तरह से ही परचेस करना पड़ेगा। तो परचेस कॉस्ट को कंट्रोल कर पाना इजी नहीं होता है, लेकिन हम लोग चाहे तो अपने इंडस्ट्री में कैरिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर चाहे तो रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि कॉस्टिंग का 2 ही मेन टारगेट होता है, या तो कॉस्ट को रिड्यूस कर लो, रिड्यूस करने का कोशिश करो, अगर रिड्यूस नहीं होता है तो कंट्रोल करो। मतलब अगर कोई भी प्रोडक्ट हमारा, कोई भी रॉ मटेरियल मान लो 10 रुपीज पर यूनिट है, हम लोग चाहेंगे वो और भी कम में अगर हमें मिल जाए, लेकिन ऑब्वियसली क्वालिटी नहीं खराब होना चाहिए। अगर कम में मिल जाए तो बहुत अच्छा बात है, हमारा टोटल कॉस्ट कम हो जाएगा। लेकिन अगर कम में नहीं मिल रहा है तो हमारा टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट 10 से ज्यादा तो ना हो, दैट इज कंट्रोल। और जो 10 से कम करना चाह रहे थे दैट इज रिड्यूस। ये एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट का, ठीक है। अब वहां पर क्या हो रहा था, हमें कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो रहा था, दोनों एक दूसरे के रिवर्स थे। अगर हम लोग ज्यादा गुड्स लेके आएंगे, ज्यादा रॉ मटेरियल्स खरीद के लाएंगे, तो हमारा कैरिंग कॉस्ट दैट इज द होल्डिंग कॉस्ट वो बढ़ जाएगा। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट लेकिन कम हो जाएगा, क्योंकि अगर एक बार में ज्यादा सामान खरीद के लेके आओगे, ठीक है, तो फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। और अगर एक बार में कम सामान लाओगे तो तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट तो कम होगा, बट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ जाएगा। तो ईओक्यू में कैरिंग कॉस्ट इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट किया जाता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। कैरिंग कॉस्ट बढ़ता है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ता है तो कैरिंग कॉस्ट कम हो जाता है। तो हम लोग को ईओक्यू का जो कंसेप्ट आया था, मैंने लिखवाया था, अगर तुम लोगों ने कॉपी किया है तो जरूर देखना, कैरिंग कॉस्ट इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट। वहां से हम लोगों ने कैरिंग कॉस्ट को डिफाइन किया, फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट को डिफाइन किया, फिर वहां से आया किया ईओक्यू इक्वल टू 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन इंटू एसीओसी ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कुछ याद आया? कुछ याद आया? मैंने तो लिखा नहीं, जस्ट ऐसे ही बोला। तुम लोग को याद आया कुछ भी? हाँ मैम। अच्छा, देखो, अब ईबीक्यू भी उसी तरह से है। हमें ऐसा बैच में प्रोडक्शन करना है ताकि इतने क्वांटिटी का बैच बनाना है, मतलब इतने लॉट में प्रोडक्शन करना है ताकि हमारा जो खर्चा है वो इकोनॉमिक हो, यानी चीपेस्ट हो। इंडस्ट्रीज यूजिंग बैच कॉस्टिंग, जो सारे इंडस्ट्रीज में बैच कॉस्टिंग यूज होता है, हैव टू डिटरमाइन द इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। उन्हें इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी डिटरमाइन करना पड़ता है। जैसे अगर हम लोग मैन्युफैक्चरर है तो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए हमें ईओक्यू पता होना चाहिए, ठीक है, ईओक्यू के हिसाब से ही हमें खरीदना चाहिए। उसी तरह से अगर हम लोग बैच कॉस्टिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो हमें इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी ही डिटरमाइन करना चाहिए, अदरवाइज हमारा बिजनेस लॉस में जाएगा। द इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी मे बी डिफाइंड एज द optimum quantity in a batch of production with minimum cost with the purpose of maximizing profit। देखो क्या बोला, वही चीज। the economic batch quantity may be defined as the optimum quantity, ठीक है। क्वांटिटी ऑप्टिमम होना चाहिए एक बैच में, जो बैच का प्रोडक्शन चल रहा है उसमें कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। सेम हमारा मटेरियल में भी यही वाला कंसेप्ट था, दैट इज ईबीक्यू, ठीक है। ये हो गया ईबीक्यू। अब आगे देखो क्या बोल रहे हैं, वाइल डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी कौन कौन सा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। जैसे वहां पर ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट, यहाँ पर सेटअप एंड कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट तो यहाँ पर भी होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर भी रॉ मटेरियल्स तो होगा ही, हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल को स्टोर करना पड़ेगा। अगर रॉ मटेरियल को हम लोगों ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो किया है वो, उसमें अगर हम लोगों ने लोन वगैरह लिया है तो इंटरेस्ट, ठीक है। लार्ज साइज ऑफ बैच लीड्स टू द हायर कैरिंग कॉस्ट। अच्छा, ये वाला लाइन समझाते पहले। देखो कैरिंग कॉस्ट वहां पर भी जो था यहाँ पर भी वही है, यानी रॉ मटेरियल को होल्ड करने का खर्चा। सेटिंग अप कॉस्ट मतलब दिस इज द कॉस्ट ऑफ सेटिंग द मशीन एंड टूल्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर बैच। मतलब जब एक बैच में प्रोडक्शन स्टार्ट होगा
तो हमें मशीन का जरूरत होगा। लेकिन मशीन ऐसा मतलब मशीन जब स्टार्ट होता है तो उससे पहले सेटअप वगैरह करना पड़ता है, ठीक है। अब वो सेटअप वगैरह करने पे एक कॉस्ट का जरूरत होता है, मतलब एक कॉस्ट इनकर्ड हो जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं सेटिंग अप कॉस्ट, ठीक है, सेटिंग अप कॉस्ट बोलते हैं। तो द कॉस्ट ऑफ सेटिंग द मशीन एंड टूल्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर बैच बिफोर स्टार्टिंग द प्रोडक्शन, मशीन को हमें एडजस्ट करना पड़ता है, हमें उस मतलब उस कंडीशन में लाना पड़ता है ताकि मशीन स्टार्ट होके वो प्रोडक्शन करना स्टार्ट करे। तो इसमें जो एक टाइम जाता है, जो कॉस्ट लगता है, जो लेबर लोग ये काम कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें पे करना पड़ता है डे टू डे बेसिस पे, तो ये जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं सेटिंग अप कॉस्ट। तो दिस इज अ फिक्स्ड नेचर, ठीक है, दिस इज ऑफ अ फिक्स्ड नेचर, ये तो करना ही पड़ेगा, अगर प्रोडक्शन करना है तो मशीन को सेटअप करना ही पड़ेगा। देयरफॉर व्हेन द साइज ऑफ द बैच इज लार्ज, अगर बैच लार्ज है मतलब अगर लॉट का नंबर ज्यादा है, सेटिंग अप कॉस्ट पर आर्टिकल इन द बैच इज लोअर, तो क्या हो जाएगा, जो सेटिंग अप कॉस्ट है पर आर्टिकल इन द बैच वो कम हो जाएगा। बैच क्वांटिटी अगर ज्यादा है तो बार बार मशीन सेट नहीं करना पड़ेगा। मान लो मुझे 1000 यूनिट प्रोडक्शन करना है और हम क्या करें 500 करके बैच बना लिए, मतलब एक बैच में 500 यूनिट है, दूसरे वाले में 500, यानी 2 ही बार मशीन सेटअप करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, मेरा जो है बैच साइज जितना लार्ज होगा सेटिंग अप कॉस्ट उतना कम होगा। या फिर मान लो इसे अगर हम 2000 करके कर रहे हैं तो कितना बार करना पड़ेगा, 5 बार करना पड़ेगा। 2000 करके अगर करेंगे 5 बार करेंगे तभी कितना होगा, 10,000 होगा। अच्छा ये मैंने 1000 लिखा है, ठीक है कोई बात नहीं, 200 कर लेते हैं। 200 करके अगर मैंने बैच बना के रखा है तो उसमें मेरा मशीन जितना बार बैच एक कंप्लीट होगा, फिर नेक्स्ट बार जब मशीन बंद करके फिर स्टार्ट करेंगे फिर से सेटिंग अप कॉस्ट इंक्लूडेड हो जाएगा, ठीक है। तो फिर जितना बैच छोटा छोटा होगा हमारा सेटिंग अप कॉस्ट उतना बढ़ जाएगा, और जितना बैच साइज बड़ा होगा सेटिंग अप कॉस्ट उतना कम होगा, क्योंकि एक बार मशीन चालू हो गया प्रोडक्शन करते जाएंगे जितना जरूरत है। लेकिन बार बार मशीन को बंद करोगे चालू करोगे बंद करोगे चालू करोगे तो उसमें क्या होगा, हमारा जो है कॉस्ट जो है सेटिंग अप कॉस्ट वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जब भी मशीन हमें प्रोडक्शन करवाना है मशीन से तो फिर उसमें क्या होगा, एक सेटिंग अप कॉस्ट हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट तो मैंने बताया क्या होता है, जो रॉ मटेरियल में होता है कि हमें क्या क्या कैरी करने के लिए, मतलब रॉ मटेरियल को होल्ड करने के लिए जो भी खर्चा होता है, जैसे गोडाउन वगैरह हो गया, स्टोरेज हो गया, इंटरेस्ट अगर हम लोगों ने जो रॉ मटेरियल लिया है वो अगर हम लोगों ने लोन पे लिया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा। लार्ज साइज ऑफ बैच लीड्स टू हायर कैरिंग कॉस्ट। नॉर्मल सा बात है, अगर हम लोग ज्यादा बैच में प्रोडक्शन कर रहे, ज्यादा रॉ मटेरियल यूज कर रहे, फिर उसे उस बैच को प्रोड्यूस्ड बैच को कैरी करने के लिए हमें ज्यादा स्पेसेस की जरूरत होगा। अगर मान लो छोटा हमारा गोडाउन रहेगा तो उसका रेंट ऑब्वियसली कम रहेगा, बड़ा गोडाउन हो जाएगा तो उसका रेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला कंसेप्ट जो है यहाँ पर जो फॉर्मूला आया हुआ है तुम लोग देख सकते हो, बिल्कुल वही वाला फॉर्मूला है 2AC वाला ही। देखो AC मतलब वहां एनुअल कंजम्पशन था, यहाँ पर A की जगह है U मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड इन ए ईयर, वहां पर था एनुअल कंजम्पशन, ठीक है। यहाँ हम लोग प्रोडक्शन के ऊपर ये बना रहे, वहां हम लोग क्या कर रहे हैं रॉ मटेरियल के मतलब मटेरियल परचेस के लिए बना रहे, इसलिए वहां पर था एनुअल कंजम्पशन क्योंकि मटेरियल को कंज्यूम किया जाता है। यहाँ पर प्रोडक्शन का हम लोग क्या कर रहे हैं इकोनॉमिक बैच बना रहे, तो नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड इन ए ईयर। और एस मतलब सेटअप कॉस्ट, वहां पर क्या था ओसी यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट, वहां मटेरियल खरीदेंगे तो ऑर्डर करना था, यहाँ बैच में प्रोडक्शन करना है तो हमें मशीन को सेटअप करना है, तो 2US, ठीक है। और सी मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, और यहाँ पर वो भी उस क्वेश्चन में भी यही था, सी मैंने लिखा था CCPU कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, मैंने वहां पर शॉर्ट पे लिखा था CCPUPA कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो ये हमारा था बैच और जॉब का जो थ्योरी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इससे मतलब थियोरिटिकल क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, कि बैच और जॉब का डिफरेंस बताओ, तो इसका ये इंपॉर्टेंट है एज ए थियोरिटिकल क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा अब हम लोग इसमें से कुछ मैथमेटिकल पोर्शन भी करते हैं। देखो द फॉलोइंग डायरेक्ट कॉस्ट वेयर इनकर्ड ऑन जॉब नंबर, देखो जॉब में जॉब नंबर होना चाहिए, दिख रहा है जॉब नंबर, स्पेसिफिक जॉब नंबर 415, ठीक है। किस चीज का है, स्टैंडर्ड रेडियो कंपनी, ये लोग रेडियो प्रोडक्शन करता है। क्या क्या दिया हुआ है देखो, मेटेरियल का खर्चा दिया हुआ है 4010 4010, अब वेजेस
ठीक है। वेजेस 3 डिपार्टमेंट के अंडर प्रोडक्शन चलता है, डिपार्टमेंट ए बी सी। तो ए में 60 आवर्स काम होता है, एट द रेट ऑफ 3 पर आवर करके पेमेंट करना पड़ता है, किसे? वेजेस को, यानी लेबर को। डिपार्टमेंट बी में काम होता है 40 आवर्स एट द रेट ऑफ 2 पर आवर, डिपार्टमेंट सी में 20 आवर्स एट द रेट ऑफ 5 पर आवर। ओवरहेड एक्सपेंसेस फॉर दिस 3 डिपार्टमेंट्स वेर एस्टिमेटेड एज फॉलोज। ओवरहेड दे दिया है, वेरिएबल ओवरहेड दे दिया है, देखो कितना दिया है वेरिएबल ओवरहेड। 5000 रुपीज का खर्चा होता है डिपार्टमेंट ए में, अगर 5000 आवर्स काम होता है। 3000 रुपीज पे करना पड़ता है अगर 1500 आवर्स काम होता है। 2000 रुपीज पे करना पड़ता है अगर 500 लेबर आवर्स काम होता है। फिक्स्ड ओवरहेड बता दिया है, एस्टिमेटेड एट 20,000 फॉर 10,000 नॉर्मल वर्किंग आवर। तो फिक्स्ड ओवरहेड कितना होगा? 20,000 होगा अगर 10,000 नॉर्मल वर्किंग आवर काम होता है। तो हमें क्या बोला है? हमें प्रिपेयर करना है कॉस्ट ऑफ जॉब 415, मतलब नॉर्मल सा बात है, ये जॉब नंबर का हमें कॉस्ट शीट बनाना है। एंड कैलकुलेट द प्राइस टू गिव प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेलिंग प्राइस। बोल रहा है कि ये जॉब का जो भी खर्चा है इसका हमें प्राइस यानी सेलिंग वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ये जो भी डेटा दिया हुआ है इससे तो हमारा कॉस्ट वैल्यू निकल जाएगा। और प्रॉफिट बता दिया है 25% ऑन सेल। हम लोग को पूछ रहा है कि प्राइस कितना होगा। प्राइस का मतलब हमें सेल्स वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करके बताना है कि सेल्स वैल्यू कितना होगा। अच्छा, तो देखो जैसे हम लोग कॉस्ट शीट करते हैं ना, उसी तरीके से हम लोग को यहाँ पर प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जॉब कॉस्ट शीट, तो अभी तो तुम लोग का प्रेजेंटेशन से कोई लेना देना नहीं रहेगा क्योंकि एमसीक्यू हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन उसी तरह से ही रहेगा। जॉब कॉस्ट शीट, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जॉब नंबर को, यहाँ पर दिखा सकते हैं जॉब नंबर 450। ठीक है, जॉब नंबर 415, पर्टिकुलर और अमाउंट। तो हमें क्या करना है, जो जॉब हमें मिला है, मतलब स्पेसिफिक जो काम हमें मिला है उसका खर्चा हमें ऐड करके देखना है कि कितना खर्चा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो करना पड़ेगा वो बिल्कुल कॉस्ट शीट फॉर्मेट में, यानी प्राइम कॉस्ट इस तरह से लिख के हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, मेटेरियल 4010, 4010, यहाँ पर रुपीज लिख दिया मैंने। मेटेरियल के बाद देखो क्या है, मेटेरियल के बाद है वेजेस। ठीक है, तो वेजेस 3 डिपार्टमेंट का अलग अलग है। वेजेस, तो वेजेस डिपार्टमेंट ए बी और सी। तो ए का कितना है 60 आवर्स 3 पर रुपीज करके, तो 60 आवर्स इंटू ₹3। अच्छा, बी का देखो कितना है, बी का है 40 और सी का है 20, 2 और 5, 40 और 20, 2 और 5, तो कितना हो गया 180, 80, 100। तो ये कितना हो जाएगा 100 और 100, 200, और ये हो गया 360। ठीक है, ये 360 हो गया। अच्छा, उसके बाद कौन सा खर्चा था, उसके बाद था वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड बता रहा है, देखो यहाँ पर
कि वेरिएबल ओवरहेड डिपार्टमेंट का बता दिया 5000 आवर्स काम होने पे 5000 रुपीज पे करना पड़ेगा, लेकिन हमारा कितना आवर्स काम हुआ है ए डिपार्टमेंट में 60, 40 और 20, तो हमें इससे रेट निकाल लेना पड़ेगा कि वेरिएबल ओवरहेड का रेट क्या है। जैसे डिपार्टमेंट ए में वेरिएबल ओवरहेड का रेट दिख रहा है कितना है, 1 रुपया करके, क्योंकि 5000 रुपया पे किया गया है 5000 घंटा काम करने के लिए, तो फिर 1 घंटे के लिए 1 रुपया। उसी तरह से बी में कितना हो रहा है, फिर बी में कितना रेट हो रहा है, चार्ज कितना हो रहा है, ओवरहेड का रेट कितना हो रहा है, 3000 खर्चा हो रहा है 1500 के लिए, तो कितना डिवाइड करके देखो। यहाँ पर वर्किंग करना पड़ेगा। ओवरहेड रेट का वर्किंग करना पड़ेगा, तो वेरिएबल ओवरहेड पर लेबर आवर, तो ओवरहेड जितना खर्चा हुआ है डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स। इसी पैटर्न में डिपार्टमेंट ए का कैलकुलेट करना है, डिपार्टमेंट ए, बी और सी। तो ₹5000 डिवाइडेड बाय 5000 आवर, तो कितना हो गया, ₹1 पर आवर। अच्छा, बी का कितना हो जाएगा, बी का हो रहा है 3000 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय है 1500 आवर, तो कितना हो रहा है, ₹2 ₹2 पर आवर। और सी का 2000 और 500, 2000 रुपीज का खर्चा हुआ है 500 आवर्स काम करने के लिए, तो फिर यहाँ पर हो जा रहा है ₹4 पर आवर। ठीक है, तो ये हमें चार्ज रेट मिल गया कितना कितना हो रहा है। अब हम लोग का एक्चुअली इस जॉब के लिए कितना कितना टाइम काम हुआ है, 60, 40, 20। अब उस रेट पे हम लोग वेरिएबल ओवरहेड चार्ज करेंगे। तो वेरिएबल ओवरहेड डिपार्टमेंट ए, बी और सी, तो 60 आवर्स, 40 आवर्स, 20 आवर्स इनटू जो रेट हमें मिला है, पहला वाला था ₹1, दूसरा वाला था 2 और लास्ट वाला था 4, तो ये हो गया 60, 80 और 80, तो 80, 80, 160 एंड 60, तो 220, तो वेरिएबल ओवरहेड हो गया 220। और एक एक्सपेंस बोल रहा है हमें, फिक्स्ड ओवरहेड बोला है 20,000 फॉर 10,000 नॉर्मल वर्किंग आवर्स, तो 10,000 नॉर्मल वर्किंग आवर्स है, तो 20,000 रुपीज खर्चा होगा। तो पर यूनिट कितना हो रहा है, पर यूनिट ₹2 करके हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो 10,000 नॉर्मल वर्किंग आवर्स काम नहीं हुआ है, कितना हुआ है, 60 + 40 कितना होता है 100 और 20, 120 आवर्स काम हुआ है, तो उसी बेसिस पे हमें चार्ज करना पड़ेगा फिक्स्ड ओवरहेड को। तो फिक्स्ड ओवरहेड ₹120 आवर्स इनटू @2, तो कितना हो जाएगा 240। 240। अब इसका टोटल करके टोटल कॉस्ट बताओ, और मुझे तुम लोग बताओ इसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। प्रॉफिट हम बता दे रहे हैं, ये तुम लोग ही मुझे कैलकुलेट करके बताओ। 25% ऑन सेलिंग प्राइस बताया है, तो सही से मुझे कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा। हम तब तक इसका टोटल कर लेते हैं। 4010, 360, 220, 240, 4830 आ रहा है टोटल कॉस्ट। बताओ प्रॉफिट कितना होगा। बताओ प्रॉफिट कितना होगा। 1610।
1610 होगा, सही है, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस पे 25% बता के रखा है, तो 4830 नॉट सेलिंग प्राइस, ये क्या है, ये है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट पे कितना होगा 25%, मतलब 25/100, 1/4 अगर सेल है तो कॉस्ट पे कितना होगा 1/3, 1/3 लगाओ 4830 पे, 1610 ऐड कर लो 4830, तो ये आ जाएगा 6440, ठीक है 6440। तो ये हो गया हमारा जो पर्टिकुलर जॉब नंबर था 415, उसका कॉस्ट शीट। तो इस तरह से हमें करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे मतलब नॉर्मल कॉस्ट शीट होता है उसी हिसाब से होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कैलकुलेट होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फैक्ट्री यूजेस जॉब कॉस्टिंग, एक फैक्ट्री में जॉब कॉस्टिंग यूज होता है, मतलब स्पेसिफिक ऑर्डर पे ये लोग काम करता है। द फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन फ्रॉम इट्स बुक्स फॉर द ईयर 31 मार्च 2013। तो इसके बुक्स ऑफ अकाउंट से ये डेटा मिला है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, प्रॉफिट। प्रिपेयर करने बोला है जॉब कॉस्ट शीट इंडिकेटिंग द प्राइम कॉस्ट, मतलब प्राइम कॉस्ट लिखना है, यानी डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस करेंगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। देन वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट का मतलब होता है प्रोडक्शन कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट में जब हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देते हैं तो जो मिलता है हमें ऐड करने के बाद उसे हम लोग बोलते हैं वर्क्स कॉस्ट, ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे वर्क्स कॉस्ट। उसके बाद क्या कैलकुलेट करने बोला है, ये प्रोडक्शन कॉस्ट बोला है, ठीक है। तो अच्छा, वर्क्स कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट होता है, एक्चुअली ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बात कर रहा है। तो जैसे हम लोग कॉस्ट शीट में करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड के बाद क्या होता है, क्या ऐड होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड करने पे हमें मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करने पे हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, और इस पे प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो मिलेगा सेल्स वैल्यू। तो ये पॉइंट ए जो है वो कुछ भी नहीं है, ये जो है इसे हमें प्रॉपर अरेंज करना है ताकि हमें प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट ये सारा मिल जाए, बाकी तो और कुछ कैलकुलेशन बोला नहीं है। तो पॉइंट 1 कर ए कर लेते हैं, फिर पॉइंट बी करेंगे। तो जॉब कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 31 December 2013। तो पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कितना है, देखो डायरेक्ट मटेरियल है 90,000, डायरेक्ट वेजेस 75,000, और तो कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो ये दोनों मिला के ही हो जाएगा प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट हो जा रहा है 9 and 7 16, 1,65,000, ये हो गया प्राइम कॉस्ट, ठीक है। फिर ऐड करना पड़ेगा फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड कितना हो रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है 45,000, तो टोटल करके कितना आ जाएगा 2,10,000, इसे हम लोग बोलेंगे वर्क्स कॉस्ट। फिर फैक्ट्री का काम होने के बाद सेल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड किया जाता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है 42,000, तो ये हो गया 2,52,000, इसे हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर इसमें ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन
overhead. Selling and distribution overhead 52,500. 52,500. तो ये आ जा रहा है 3,04,500. इसे क्या बोलते हैं बोल सकते हो? ये जो 3,04,500 है इसे क्या बोलेंगे? जैसे यहाँ पर ये दोनों ऐड होके प्राइम कॉस्ट आता है, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होने से वर्क्स कॉस्ट, या फिर इसे हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड होने पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड होने से कौन सा कॉस्ट आता है? बताओ कौन सा कॉस्ट आता है? अरे कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स ऐड करेंगे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना है 60,900। तो ये आ गया 00 और ये हो गया 4 5 6 3,65,400 सेल्स वैल्यू। तो ये पॉइंट ए हम लोगों से जो भी पूछा था उस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया। अब पॉइंट बी देखो, ठीक है? पॉइंट बी देखो क्या बोल रहा है। इन 2014 द फैक्ट्री रिसीव्स एन ऑर्डर फॉर ए नंबर ऑफ जॉब्स। तो फैक्ट्री क्योंकि जॉब कॉस्टिंग ही करता है तो इससे जॉब ऑर्डर आया है। इट इज एस्टिमेटेड दैट डायरेक्ट मटेरियल रिक्वायर्ड विल बी, वो जॉब कंप्लीट करने के लिए डायरेक्ट मटेरियल चाहिए 1,20,000, डायरेक्ट लेबर चाहिए 75,000. What should be the price for this job if the factory intends to earn the same rate of profit on sales, assuming that the selling and distribution overhead have gone up by 15%? तो पुराना जो कॉस्ट शीट हम लोगों ने बनाया पुराने जॉब के हिसाब से बोल रहे कि अगर उतना ही प्रॉफिट हमें अर्न करना है ये नए वाले ऑर्डर पे भी, और प्रॉफिट अर्न क्या बोला है, उतना ही रेट ऑफ प्रॉफिट अर्न सेल अगर हमें अर्न करना है, और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो था वो अगर 15% से बढ़ जा रहा है तो हमारा ये कॉस्ट शीट जो है इसका जॉब का कॉस्ट कितना आएगा। द फैक्ट्री रिकवर्स फैक्ट्री ओवरहेड एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एज ए परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट बेस्ड ऑन कॉस्ट रेट्स प्रिवेलिंग इन द प्रीवियस ईयर। और फैक्ट्री ओवरहेड क्या होगा, फैक्ट्री ओवरहेड किस तरह से चार्ज करना है, क्योंकि इसके बारे में तो नहीं बताया। देखो ना, डायरेक्ट मटेरियल बताया, डायरेक्ट लेबर बताया, उसके बाद बोल रहा है कि सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो पुराना कॉस्ट शीट के हिसाब से है उससे 15% बढ़ जाएगा, और प्रॉफिट जो है वो सेल के ऊपर उतना ही रहेगा जो अभी हम लोगों ने पॉइंट ए पे जो कॉस्ट शीट बनाया है उतना ही रहेगा। और उसके इसका मतलब अगर पूरा कॉस्ट शीट को कंप्लीट करना है, मटेरियल मिल गया, वेजेस मिल गया, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया। नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पर दिख रहा होगा तुम लोग को, यहाँ पर इस पैटर्न में क्वेश्चन का पॉइंट बताया गया है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन और फैक्ट्री, इसका क्या होगा, बोल रहा है कि द फैक्ट्री रिकवर्स फैक्ट्री ओवरहेड एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो अभी जो नया जॉब ऑर्डर मिला है उसमें हमारा फैक्ट्री ओवरहेड किस तरह से रिकवर होगा, एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एज ए परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट। तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का दो पॉइंट है, एक तो ये वर्क्स कॉस्ट के परसेंटेज के हिसाब से रिकवरी करवाना है, और ये 15% पिछले वाले से बढ़ भी जाना चाहिए। बेस्ड ऑन कॉस्ट रिलेट्स प्रीवेलिंग द प्रीवियस ईयर, और ये प्रीवियस ईयर के बेसिस पे हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे परसेंटेज कैलकुलेट करना है, फिर वही परसेंटेज ये न्यू कॉस्ट शीट पे हमें अप्लाई करना है। तो हम लोग को ये जो अभी हम लोगों ने कॉस्ट शीट बनाया उसके हिसाब से हमें क्या क्या कैलकुलेट करना चाहिए, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस कैलकुलेट करना चाहिए, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, जो फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर्ड एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस कैलकुलेट करना चाहिए, परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कैलकुलेट करना चाहिए एज ए परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट, और परसेंटेज ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कैलकुलेट करना चाहिए एज ए परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट। तो पहले पुराने वाले से हमें सारा परसेंटेज कैलकुलेट कर लेना चाहिए ताकि हमें ये फैक्ट्री का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा वो आइडेंटिफाई हो जाए। मटेरियल और वेजेस तो दिया हुआ है, और प्रॉफिट तो हमें देखना है कि इस बार हम लोगों ने सेल के ऊपर जितना प्रॉफिट कमाया है इस नए वाले ऑर्डर पे भी उतना ही हमें कमाना है। तो पहले कैलकुलेशन ऑफ रेट कर लेते हैं, कैलकुलेशंस ऑफ रेट्स, जिसमें फर्स्ट हमें बोला गया है कि परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड टू डायरेक्ट
वेजेस। ये हम लोग अपने मन से थोड़ी ना लिखेंगे, देखो क्वेश्चन में जैसे बताएगा फैक्ट्री रिकवर्स फैक्ट्री ओवरहेड एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ये होना चाहिए। तो अब हम लोग को यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, डायरेक्ट वेजेस कितना है। तो डायरेक्ट वेजेस है, फैक्ट्री ओवरहेड है 45,000, डायरेक्ट वेजेस है 75,000। तो कैसे लिखना है हम लोग को, इस तरह से 45,000 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 75,000 इंटू 100। ये क्या लिखा है हम लोगों ने 45,000, ये है हमारा फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा डायरेक्ट वेजेस। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हम लोग को बोला है हमें क्या करना है फैक्ट्री ओवरहेड परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड टू डायरेक्ट वेजेस, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड कितना परसेंट है डायरेक्ट वेजेस का, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना आउट ऑफ 100 कितना मिला है, तो उसी तरह से आउट ऑफ डायरेक्ट वेजेस कितना परसेंट है जो फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट वेजेस फिर नीचे जाना चाहिए, फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो ऊपर आना चाहिए। इसी कंसेप्ट में फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट वेजेस हो रहा है। और वैसे भी अगर डिवाइड फॉर्मेट में ध्यान दोगे, टू मतलब हम लोग डिवाइड मानते हैं, रेशियोज जब करते हैं तो परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट वेजेस, वही कंसेप्ट में किया हुआ है। तो देखो कितना परसेंट आता है 45,000 डिवाइडेड बाय 75,000 इनटू 100, तो ये हो गया 60%, ये हो गया 60%। अच्छा, हम लोग को इसके बाद बोला है फैक्ट्री ओवरहेड हो गया, और उसके बाद बोल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एज ए परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट। तो परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड टू वर्क्स कॉस्ट, तो सिमिलरली हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड डिवाइडेड बाय वर्क्स कॉस्ट। तो देखो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है 42,000 और वर्क्स कॉस्ट है 2,10,000। 42,000 divided by 2,10,000 into 100, तो 42,000 divided by 2,10,000 into 100, तो ये हो गया 20%, ये हो गया 20%। नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हमें किस तरह से कैलकुलेट करना है, परसेंटेज ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये भी वर्क्स कॉस्ट पे ही है। देखो ये भी है वर्क्स कॉस्ट पे, टू वर्क्स कॉस्ट, बट इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो होगा वो क्या हो रहा है, वो हमारा 10% जो है इंक्रीज हो जा रहा है। तो तुम लोग बता सकते हो, तुम लोग मुझे ये कैलकुलेट करके सही बताओ तो कितना परसेंट हो रहा है। तुम लोग तो कुछ कर नहीं रहे हो, हम ही सिर्फ बोल रहे हो, तुम लोग बताओ इसका कितना होना चाहिए। तुम लोग बताओ मुझे कितना होगा। 10% बढ़ेगा, यहाँ पर दो एडजस्टमेंट है। बताओ कितना होगा, कैलकुलेट करो सब कोई, बताओ कितना होगा। दो पॉइंट है, एक तो बोल रहा है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 25% ना 28.75 होगा, क्योंकि देखो ना वहां पर दो पॉइंट बताया है, ये पॉइंट पे ध्यान दो। यहाँ पर बता रहा है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पहले तो बता रहा है कि गॉन अप बाय 15%, फिर हम लोग क्या करेंगे उसका परसेंटेज रिकवरी निकालेंगे। तो पहले बताओ गॉन अप बाय 15% होने से कितना हो जाएगा। तो इसके लिए तुम लोग सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड देखो कितना था। दीदी 60,375 হবে। হ্যাঁ Selling and 60,375 হবে। আর ডিভাইডেড বাই ওয়ার্কস কস্ট ওটা তো 2 লাখ। হ্যাঁ 2,10,000 ওয়ার্কস কস্ট তো এটাই থাকবে যেটা ছিল। तो 2,10,000 वर्क्स कॉस्ट जैसा था वैसे ही रहेगा। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हमारा था 52,500 और इसे 15% से हमें इंक्रीज कर देना है, क्योंकि बता रहा है कि वहां पर ये खर्चा जो है ये बढ़ने वाला है। तो 52,500 है, बोलो 28.75%। है 28.75%। तो ये हो गया 60,375 डिवाइडेड बाई 2,10,000 इंटू
100, तो ये कितना हो गया 28.75%, ठीक है 28.75%। ये आ गया परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड टू वर्क्स कॉस्ट। और हम लोग को लास्ट एक बोला था, एकदम स्टार्टिंग में ही बोला था एक्चुअली, कि प्रॉफिट जो है वो एज इट इज रहेगा, जैसे इस बार का प्रॉफिट जो है प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक है। तो कॉस्ट भी निकाल सकते हो, सेल भी निकाल सकते हो, एक ही बात है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल या फिर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो यहाँ पर कर लेते हैं, एक्चुअली क्या होगा, यहाँ मुझे डेटा मिल जाएगा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। सेल करेंगे तो वहां फिर हमें उसको कॉस्ट में ट्रांसफर करना पड़ेगा एक्चुअली, लेकिन सेल बोल रहा है तो सेल ही में कैलकुलेट कर लेते हैं। 3,65,400 ये सेल हो गया, प्रॉफिट है 60,900 इंटू 100, तो देखो कितना होता है 60,900 divided by 3,65,400 into 100, तो ये आ गया 16.66% आ रहा है, 16.66% या फिर 67% मान लो, ये आ रहा है। अब हम लोग को ये जो बेसिस हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, इस बेसिस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नया वाला जो कॉस्ट शीट है उसे प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल कितना है, देखो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट मटेरियल कितना है, डायरेक्ट मटेरियल इसमें है 1,20,000 और लेबर है 75,000। तो प्राइम कॉस्ट बन जाएगा 1,95,000। अब कौन सा खर्चा आना चाहिए, फैक्ट्री ओवरहेड। तो बताओ फैक्ट्री ओवरहेड कितना होना चाहिए, हम लोगों ने परसेंटेज कैलकुलेट किया है कि फैक्ट्री ओवरहेड किस परसेंटेज में होना चाहिए, डायरेक्ट वेजेस का कितना परसेंट है, 60% है। तो तुम लोग मुझे बताओ यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड फिर कितना होगा, 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस होगा, तो अमाउंट कितना होगा बताओ। बताओ। दीदी 45,000। हाँ हाँ 45,000, 75,000 इंटू 60%, ठीक है, तो 45,000, तो 1,95,000 प्लस 45,000 2,40,000, ये आ गया वर्क्स कॉस्ट। अब यहाँ पर ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये इसका परसेंटेज किसके ऊपर है, इसका परसेंटेज है 20%, किसके ऊपर, वर्क्स कॉस्ट के ऊपर। तो बताओ इसमें कितना होना चाहिए, 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, तो बताओ कितना होना चाहिए, 42,000। 42,000, 42,000, 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, तो 42,000 না 2,40,000 তো 10 তো না। আচ্ছা নতুনটার উপর করতে হবে, হ্যাঁ নতুনটার উপর, নতুন কস্ট শিটটাই তো হচ্ছে 48,000। এইখানে যা করব এটার উপর করব না, এটার উপরে করব, এটা তো এটার বেসিসের জন্যই তো এগুলো বের করেছি পুরোনোটা ধরে, পুরোনোটার বেসিসে নতুনটা তৈরি হচ্ছে एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। हाँ तो 20%, तो ये कितना हो गया 2,88,000, 2,88,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा उसके बाद ऐड करेंगे हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये भी बताओ कितना होना चाहिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इसका हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, कितना हो रहा है 28.75% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। तो बताओ कितना होगा 28.75% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, 69,000। 69, अच्छा 69, हाँ 69,000 आ रहा है, मतलब 28.75 किस पे करना है, 2,40,000 पे करना है। अब टोटल करके देख लो कितना होता है, टोटल कॉस्ट
3,57,000 टोटल कॉस्ट हो गया। अब इस पे लगाएंगे प्रॉफिट, क्योंकि देखो वहां पर मैंने बोला ना, अगर हम लोग इसको कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट कर लेते तो डायरेक्टली कर पाते, ठीक है। यहाँ पर फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो एक बार एक काम करते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है, तो इजी हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 60,900 और कॉस्ट कितना है 3,04,500 इंटू 100, तो 60,900 डिवाइडेड बाय 3,04,500 इंटू 100, तो ये हो गया 20% आ रहा है। देखो डायरेक्ट 20% आ रहा है। इससे भी चाहे तो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ये पॉइंट आया हुआ है इसीलिए, तो 20%, तो 20% कर लो ऑन कॉस्ट। 3,57,000 इंटू 20%, तो ये हो गया 71,400, तो 4,28,400 ये हो गया सेलिंग प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। तो पॉइंट 2 भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट 3 में क्या बोला है देखो, सॉरी क्वेश्चन 3 में क्या बोला है देखो, क्वेश्चन 3 में ऐसा ही सेम ही है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है द फॉलोइंग कॉस्ट वेयर इनकर्ड फॉर ए जॉब ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2013। डायरेक्ट मटेरियल दे दिया है, डायरेक्ट वेजेस दे दिया है, चार्जेबल एक्सपेंस दे दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग प्राइस फॉर द अबव जॉब वाज 25,000। यहाँ प्रॉफिट नहीं बताया है, हमें सेलिंग प्राइस बता दिया है, तो हम लोग प्रॉफिट बैलेंस करके कैलकुलेट कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिट अर्न्ड फॉर द ईयर 2013, मतलब 2013 का प्रॉफिट अर्न्ड बताने बोल रहा है। इसका मतलब मटेरियल प्लस वेजेस, तो प्राइम कॉस्ट, ये चार्जेबल एक्सपेंस मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये भी प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। तो प्राइम कॉस्ट हो जाएगा 10,000, 5,000, 3,000, 2,000। 10,000 फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करो, 13,000 एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड करो, 13 प्लस 4 17,000 प्लस 3,000, ये कितना हो गया 17 प्लस 3 20,000 हो गया। और बता रहा है कि सेलिंग प्राइस 25,000 है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 5,000। फर्स्ट आंसर तो हमारा इस तरह से ही कैलकुलेट हो जाएगा, कैलकुलेटर में ही हम लोग कर सकेंगे। उसके बाद बता रहा है यहाँ पर देखो एंड एन एस्टिमेटेड प्राइस ऑफ ए जॉब, एक जॉब का एस्टिमेटेड प्राइस कैलकुलेट करो विच इज टू बी एग्जीक्यूटेड इन द ईयर 2014। मटेरियल वेजेस एंड चार्जेबल एक्सपेंसेस, ठीक है, मटेरियल वेजेस एंड चार्जेबल एक्सपेंसेस विल बी, तीनों का अलग अलग बता दिया है, कितना है 8,000, 10,000, 2,000 respectively for the job. The various overhead will be recovered, मतलब कोई भी ओवरहेड हो, जैसे ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब फैक्ट्री हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर सेलिंग हो, यहाँ पर तो तीन ही ओवरहेड दिख रहा है। द वेरियस ओवरहेड विल बी रिकवर्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिस व्हाइल कैलकुलेटिंग द एस्टिमेटेड प्राइस। फैक्ट्री ओवरहेड को एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस करना है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड को एज ए परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर फैक्ट्री कॉस्ट बोला है, यानी वर्क्स कॉस्ट के परसेंटेज में हमें कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन तो सेम है, ठीक है, क्वेश्चन सेम है। तुम लोग मुझे परसेंटेज बताओ कितना कितना होगा। चलो रफली थोड़ा क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन तो हम लोगों ने देख लिया, वैसे भी अब और किसी के एग्जाम में प्रेजेंटेशन का तो जरूरत नहीं है, एटलीस्ट सीएमए और सीएस का। तो यहाँ पर हम शॉर्ट में ही लिख देते हैं, डायरेक्ट मटेरियल है 5,000, ऐड कर देते हैं डायरेक्ट वेजेस, ये हो गया 3,000, डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब चार्जेबल एक्सपेंस को डायरेक्ट एक्सपेंस भी बोला जाता है, तो ये हो गया 10,000। फिर इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड है 3,000 था, तो 13 हो गया। फिर इसमें ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है 4,000, तो ये हो गया 17। फिर इसमें ऐड करेंगे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये है 3,000, तो हो गया 20,000, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बोला है कि सेलिंग प्राइस ये बता दिया है कितना है 25,000, तो प्रॉफिट हम लोग क्या करेंगे बैलेंस करके कैलकुलेट कर लेंगे, बैलेंसिंग फिगर। प्रॉफिट ये आ रहा है क्योंकि ये 20 है, ये 25 में सेल हो रहा है, 5,000 का क्या हो गया है प्रॉफिट हो गया। अब जो नया कॉस्ट शीट बनाना है उसका परसेंटेज अलग अलग बता दिया है, तो तुम लोग ये दिख रहा होगा तुम लोग को कॉस्ट शीट, तुम लोग एक एक मुझे बताओ कि किस तरह से कैलकुलेट होगा, क्योंकि वो डिवाइडेशन में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा लिखना है,
न्यूमरेटर में कौन सा, डिनोमिनेटर में, मैंने बताया 2 जो लिखा हुआ रहेगा उसी बेसिस पे होना चाहिए। तो द वेरियस ओवरहेड्स विल बी रिकवर्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिस, कैलकुलेटिंग द एस्टिमेटेड प्राइस फैक्ट्री ओवरहेड एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो पहले लिखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो बताओ इसका कितना परसेंटेज होगा, फैक्ट्री ओवरहेड एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, बताओ कितना डिवाइडेड बाय कितना लिखे। फैक्ट्री ओवरहेड भी दिख रहा है ये देखो, और डायरेक्ट वेजेस भी दिख रहा है। 3000 divided by 3000. 3000 no 3 lakh फैक्ट्री ओवरहेड 3000, हाँ 3000 है, 3000 है, सॉरी, हाँ 3000 है और डिवाइडेड बाय 3000 है, हाँ 100%, ठीक है 100% होगा। अच्छा नेक्स्ट है फैक्ट्री ओवरहेड एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एज ए परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एज ए परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, इसका बताओ कितना होगा। कितना डिवाइडेड बाय कितना होगा, ये तो फैक्ट्री कॉस्ट है, ये वाला, ये मैंने लिखा नहीं, ये फैक्ट्री कॉस्ट है, ये प्राइम कॉस्ट है। 13,000. हाँ 4000 डिवाइडेड बाय 13,000, ठीक हुआ है, ये हो रहा है 30.77%, ठीक है। तो ये हमें लिखने आना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा फिर। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एज ए परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, एज ए परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये फैक्ट्री कॉस्ट है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो बताओ 3000 divided 13,000. हाँ 3000 डिवाइडेड बाय 13,000 इंटू 100, 23.08%, ठीक है 23.08%। और परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री, अच्छा प्रॉफिट का कुछ इसमें बताया था, मटेरियल वेजेस चार्जेबल एक्सपेंसेस रेस्पेक्टिवली द वेरियस ओवरहेड्स, और तो कुछ नहीं बताया है। कैलकुलेटिंग द एस्टिमेटेड प्राइस, सेलिंग प्राइस ये तो उसका बता रहा है, रिकर टू प्रिपेयर स्टेटमेंट showing the profit earned for the year 2013 from the job and estimate price of a job which is to be executed in 2014। अच्छा नहीं बताया है, तो अगर हमें प्राइस कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट का भी तो पता होना चाहिए। देखो कैसे होगा फिर, डायरेक्ट मटेरियल लिख लेते हैं, 8000 बताया है, डायरेक्ट वेजेस 10,000, चार्जेबल एक्सपेंस 2000, तो ये हो गया 20,000 प्राइम कॉस्ट। ये सब नाम लेकिन पता होना चाहिए, कितना भी एमसीक्यू हो तुम लोग को पूछ सकता है इसका प्राइम कॉस्ट बताओ, फिर तुम्हें नॉलेज होना चाहिए कि प्राइम कॉस्ट क्या है, नहीं तो नहीं कर पाओगे। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, 100% हुआ था, 3000 बाई 3000, 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस जितना है उतना ही हो जाएगा, डायरेक्ट वेजेस है 10,000, तो यहाँ पर 10,000 हो जाएगा, तो 30,000, ठीक है 30,000 क्या हो गया, फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है 30,000 फैक्ट्री कॉस्ट हो गया। ऐड कर देंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो कि आया है 30.77% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, 30.77% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो कितना होगा बता सकते हो, फैक्ट्री कॉस्ट का 30.77% कितना हो रहा है, 30,000 का 30,000, हाँ 9231 आ रहा है, 9231 ऐड कर देने से 39,231 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अब इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये आया है 23.08% ऑफ फैक्ट्री, ये फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर आया है। तो फिर से फैक्ट्री कॉस्ट जो है वो है 30,000 के ऊपर 23.08%, 6924, तो टोटल आ जाएगा 46,155
4, ये आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट भी पता होना चाहिए, तभी सेलिंग प्राइस कैलकुलेट होगा। इसका सेलिंग प्राइस तो नहीं बताया, तो ऐसा अगर क्वेश्चन रहता है कि हमें प्रॉफिट का कुछ नहीं बताया है, तो फिर सारा चीज अगर प्रीवियस से लिया जा रहा है तो हम लोग प्रॉफिट भी उसी बेसिस पे कैलकुलेट कर देते हैं। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो हम लोग प्रॉफिट दो ही तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट निकाल लो, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, या फिर प्रॉफिट ऑन सेल। तो कॉस्ट ही कैलकुलेट कर लेते ताकि वहां पर डायरेक्टली लगा पाए। तो ये कॉस्ट है 20,000 इंटू 100, क्योंकि जब कुछ बेसिस बताया नहीं है तो प्रीवियस वाला ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज तो सम्स कंप्लीट ही नहीं हो सकता है। तो फिर ये हो गया 25%। तो यहाँ पर 25% ऐड कर देंगे। तो 46,154 पे प्रॉफिट ऐड कर दो 25%। 46,154 इंटू 25%, 11,538, 11,538। तो ये टोटल हो जा रहा है 57,692 सेलिंग प्राइस। 46,154 इंटू 25% प्लस इक्वल टू 57,692। हाँ, 57,692 ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। In respect of a factory, ठीक है, in respect of a factory the following particular have been extracted for the following year। cost of materials दे दिया है, ठीक है, cost of materials, wages, factory overhead, administration charges, selling charges, distribution, profit। A work order has to be executed in 2014 and the estimated expenses are material बता दिया है 8,000, wages बता दिया 5,000। assuming that in 2014 the rate of factory overhead has gone up by 20%, factory overhead का जो rate है वो 20% बढ़ जाएगा। distribution charges have gone up by 10% and selling and administration charges have gone up each by 15%। मतलब 2013 में जो भी था, ठीक है, 2014 में जो जॉब एग्जीक्यूट होगा उसमें मटेरियल और वेजेस बता दिया है जो कि प्राइम कॉस्ट से रिलेटेड है, लेकिन बाकी इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी ओवरहेड के लिए बता रहे हैं कि सारा खर्चा बढ़ जा रहा है 20%, 10% और 15%। At what price should the product be sold so as to earn the same rate of profit on the selling price as in 2013? 2013 में जितना प्रॉफिट अर्न किया था उतना ही कर पाए। ओवरहेड, अच्छा यहाँ पर क्या बताया, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर बेस्ड ऑन वेजेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड वेजेस के ऊपर बेस्ड है और एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो है वो फैक्ट्री पे बेस्ड है। अगर कभी भी क्वेश्चन में ये पॉइंट मिसिंग रहता है तो हम लोगों को यही एज्यूम करना पड़ता है कि फैक्ट्री ओवरहेड हमेशा वेजेस पे बेस्ड होता है, क्योंकि फैक्ट्री में वेजेस ही काम करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वो फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर ही जो है वो एपोर्शन किया जाता है। तो अगर ये वाला पार्ट ये ध्यान में रखो तुम लोग, अगर क्वेश्चन में ये वाला पार्ट मिसिंग रहे तो भी हमें बेसिस हमेशा यही एजम्पशन लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन तो सेम है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर बढ़ रहा है 10% और 20% इस तरह से। तो इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग पुराना वाला जो कॉस्ट शीट है जो कि 2013 के लिए एप्लीकेबल है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले देखो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल 6 लाख, एड वेजेस 5 लाख, 11 लाख प्राइम कॉस्ट, एड फैक्ट्री ओवरहेड 3 लाख, तो ये हो गया 14 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड 14 लाख हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन 3,36,000, एड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 3,36,000, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 17,36,000, इसे हम लोग बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। ये हो गया फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट, ये हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
अच्छा, उसके बाद ऐड हो जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है वन, अच्छा सेलिंग अलग है, डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। सेलिंग है 2,24,000, तो 2,24,000 ये सेलिंग ओवरहेड, और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है 1,40,000, तो ये हो जा रहा है 21 लाख टोटल। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखते हैं तो सही रहेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऐड करेंगे प्रॉफिट, सेल्स वैल्यू गिवन क्या है हम लोग को, प्रॉफिट 4,20,000, 4,20,000 सेल्स वैल्यू हो गया 25,20,000, सेल्स वैल्यू आ गया 25,20,000। अब हमें क्या करना है, जो नया वाला कॉस्ट शीट बनाना है उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि फैक्ट्री ओवरहेड के कितना होगा, ये सब चेक करना पड़ेगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड हैज गॉन अप बाय 20%, तो यहाँ पर करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड 20% बढ़ जाएगा, लेकिन रिकवरी किस पे है, बेस्ड ऑन वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड एज ए परसेंटेज ऑफ वेजेस। तो कितना, यहाँ पर पहले देखेंगे कि नॉर्मल कितना हो रहा है। अब जब नया वाला कॉस्ट शीट बनाएंगे जितना आएगा उसमें प्लस कर देंगे जितना परसेंट हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो फैक्ट्री ओवरहेड एज ए परसेंटेज ऑफ वेजेस, तो वेजेस कितना है 5 लाख है, 3 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख, तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100, तो ये हो जाएगा 60%। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एज ए परसेंटेज ऑफ क्या होता है, वर्क्स कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और फैक्ट्री कॉस्ट है 14 लाख और एडमिनिस्ट्रेशन है 3,36,000, और ये हो गया 14 लाख, 24%। फिर नेक्स्ट है सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, तो सेलिंग ओवरहेड एज ए परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट, तो सेलिंग ओवरहेड एज ए परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट इनटू 100, तो वर्क्स कॉस्ट तो वही है 14 लाख, सेलिंग है 2,24,000, तो 2,24,000 ये हो जा रहा है 16%। और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एज ए परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट, तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है 1,40,000, 14 लाख इंटू 100, तो ये 10% हो जाएगा, ये 10% हो गया। और लास्ट हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, कॉस्ट पे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। 4,20,000 डिवाइडेड बाई 21 लाख, 4,20,000 डिवाइडेड बाई 21 लाख इंटू 100, तो ये हो गया 20%। अब ये वाला जब बनाएंगे तो डायरेक्ट वो चार्ज नहीं करना है, क्योंकि सारे में चेंजेस है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस हुआ है, सब में प्राइस जो है वो बढ़ गया है, परसेंटेज ऑफ रिकवरी जो है वो बढ़ गया है। तो पहले मेटेरियल लिख लेते हैं जो दिया हुआ है, मेटेरियल है 8,000 प्लस लेबर है या फिर वेजेस 5,000, कितना हो गया 13,000 का प्राइम कॉस्ट। ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, तो बताओ फैक्ट्री ओवरहेड कितना होना चाहिए, एक तो बताओ तो मुझे समझ में आएगा कि तुम लोग कर पाओगे। 20% बोल रहा है बढ़ जाएगा जो प्रीवियसली था, तो प्रीवियसली कितना था ये देखो 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो 20% बढ़ जाएगा, तो कितना परसेंट चार्ज करना पड़ेगा बताओ, फिर से सुन लो। 80% হবে না, 60% 20% इंक्रीज করেছে, মানে 60% प्लस 20% না, पहले से जो था उस पे 20% इंक्रीज हुआ है, আগে থেকে যেটা ছিল ওটাতে 20% इंक्रीज হয়েছে। আর একটু ভাবো হয়ে যাবে। मतलब 100 रुपए में 60 रुपीज वेजेस था, लेकिन वही वेजेस का चार्जेस जो है ये बढ़ गया है कितना 20%, ओवरहेड हैज हाँ बोलो कितना, 1,68,000। 1 लाख तो नहीं हो रहा है,
हमें इस पे करना है ना, नए वाले पे हमें कैलकुलेट करना है पुराने के बेसिस में। पुराने के हिसाब से फैक्ट्री ओवरहेड था, देखो पुराना जो कॉस्ट शीट था उसके हिसाब से फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, 60% ऑफ वेजेस। अभी फैक्ट्री ओवरहेड वही वेजेस पे ही रिकवरी करना है, परसेंटेज ऑफ वेजेस पे, लेकिन ये 60% प्रीवियस 2013 में था, 2014 में वो 20% से गॉन अप है, यानी बढ़ गया है। तो बताओ कितना परसेंट बढ़ जाएगा, फिर ये कितना परसेंट हो जाएगा, 60 से 20% बढ़ रहा है, मतलब रेज हुआ है अप टू 20%। पहले 60% था, तो कितना बढ़ा है, 60% पे 20%, हाँ 3,60,000। 60% के ऊपर तुम लोग 20% कैलकुलेट करो तो कितना आएगा, 12 आएगा ना, 12% आ रहा है ना। इंक्रीज अमाउंट कितना आ रहा है, 12% नहीं आ रहा है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, ये देखो पहले था 60%, अब बढ़ रहा है कितना, 20%। तो कितना बढ़ जाएगा, 60% प्लस 60% इंटू 20%, ये बोलना चाह रहे हैं। 60% पे 20% बढ़ रहा है, तुम लोग ऐड मत कर दो परसेंटेज देख के। जैसे 100 रुपीज में इंक्रीमेंट 20% का हुआ है, तो हम लोग कैसे करते हैं, 100 प्लस 100 इंटू 20%। सपोज कोई भी एक गुड्स था जिसका वैल्यू पहले 100 था, अब उसका वैल्यू 20% बढ़ गया है, तो कितना हो जाएगा, 120 कैसे आ रहा है, ये 100 तो है ही और 20% बढ़ रहा है एग्जिस्टिंग प्राइस पे। उसी तरह से 60% तो है ही, लेकिन कितना गॉन अप हो गया है, 20%। तो 60% इंटू 20% करके देखो कितना आता है, 60% प्लस कितना हो जाएगा, ये 12%। ठीक है, तो 12% होने पे ये हो जाता है हमारा 70। हाँ, तो 72% हमें अप्लाई करना है, इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन एक बार करवा दिया। सेम ही था, लेकिन गॉन अप होने पे कैसे कैलकुलेट करना है, देखो 72%, तो ये आ जाएगा 3600। तो टोटल करके 16,600 ये हो गया फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग अप्लाई करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज। एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज पहले से कितना है, 24%, और इसका इंक्रीमेंट देखो कितना है, चार्ज 10%, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हैव गॉन अप 15%। अच्छा, और ये तो 15% बढ़ गया है, 15% बढ़ गया है, तो कितना होगा, 15% बढ़ गया है, तो बताओ कितना लगाना चाहिए। यहाँ पर परसेंटेज हम लिख लेंगे, पहले से था 24, अभी बढ़ गया है 15%, तो कितना होगा, बताओ। अभी तो दीदी सीखा है। 27.6%। हाँ हाँ, 27.6%, 27.6%, 16,600 इंटू 27.6%। कैसे करना था, देखो ये देखो कैसे करना है। ये जो ले लो, यहाँ पर जो है कितना है 24%, इस पे 15% लगा लो, 24% प्लस 15%। कैलकुलेटर में लिखो 24 इंटू 15% प्लस इक्वल टू कर लो 27.6% आ जाएगा। तो 16,600 इंटू 27.6%, तो 4581.6, तो 4582 लिख देते हैं, ठीक है, राउंड ऑफ करने के लिए। $21,182 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है, देखो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है 16%, इसमें भी कुछ रेज हुआ है 16%, ये भी 15% बढ़ गया है, तो बताओ कितना होगा, परसेंटेज बता दो। 18.4। 18.4 सिमिलरली करना है, 18.4, तो 21182 इंटू 18.4%, तो ये आ जा रहा है 3054।
और ये ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6 और ये कितना हो जा रहा है 21182 इंटू 18.4%। अच्छा कितना परसेंट आ रहा है एक बार कैलकुलेट करो तो। मेरा तो 3897 आ जा रहा है, यहाँ पर तो है 3054। एक बार देखो तो कितना आ रहा है 18.4% करने पे। कितना आ रहा है 397.488। अच्छा 3897 कर देते, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना आ रहा है ये भी चेक करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन पहले कितना था, पहले था 10%, अब ये बढ़ कितना गया है 10%, और डिस्ट्रीब्यूशन भी 15% बढ़ा है, तो 10 पे 15% बढ़ा। ম্যাম সেলিংটা আপনি কিসের উপর করেছেন? সেলিংটা 18.4, এই যে 16% অফ ফ্যাক্টরি কস্ট, এই যে 16%, আর এটাতে 15% ইনক্রিজ হয়েছে, তাহলে 18.4 হচ্ছে। ও फैक्ट्री कॉस्टर ऊपर करता है, अच्छा ओ अच्छा ये देखो ये फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर करना पड़ेगा। ये मैंने सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इस पे लगा दिया ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, दैट्स वाई मेरा टैली नहीं कर रहा है। ये देखो ये मैंने यहाँ पर क्या किया है, इस पे लगा दिया था, इस पे नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने परसेंटेज कैलकुलेट करके रखा है किस पे है, वर्क्स कॉस्ट के ऊपर है, तो फिर हमें वर्क्स कॉस्ट के ऊपर करना पड़ेगा ना। मौसमी ठीक बोले, वर्क्स कॉस्ट है इस पे करो, इस पे 16,600 इस पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड से परसेंटेज देखने से तो नहीं होगा, हमें ये भी देखना है किसके ऊपर चार्ज करना है। हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे कर रहे हैं, लेकिन हमें तो स्पेसिफाई कर दिया है ना हमें फैक्ट्री कॉस्ट पे ही चार्ज करना है। तो 16,600 इनटू तब आ जाएगा 18.4, जो यहाँ पर दिया हुआ है आंसर हमारा 3054 अब आ रहा है 3054। और डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीमेंट होने के बाद कितना हो जाएगा, और इसे भी हमें किसके ऊपर लगे 11.5%। আচ্ছা এটাকে এখানে দেখে নিচ্ছি একবার কি ডিক্রিজ বলেছে নাকি 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, और यहाँ पर देखते क्या बोला है एट व्हाट प्राइस सूट द प्रोडक्शन का सेम प्रॉफिट फैक्ट्री ओवरहेड बेस्ड ऑन। अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस हैव गॉन डाउन, देखो डिस्ट्रीब्यूशन 10% कम होने वाला है, तो ऐड मत करो, लेस करके बताओ। डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस हैव गॉन डाउन कत 8.5 8.5 बोल रहे हो, नहीं 8.5 तो नहीं है प्रिया, 9% है। एक बार देख लेते हैं कितना है, पहले से कितना है 10%, पहले से है 10%, और कितना गॉन डाउन हो रहा है 10% से ही हो रहा है, तो 10% क्या करना है माइनस 10 का 10%, ठीक है 10% का 10%, तो 10% में 10% कम हो जाएगा, तो 10 इंटू 10% करेंगे तो 1% कम हो रहा है, 10% पे 10% यानी 1% कम हो रहा है, ठीक है। 1% कम होने से कितना बचेगा, 10% में 1% हटा दो 9% हो जाएगा, ये 9% हो जाएगा ना। जैसे हम लोग ऐड कर रहे हैं वैसे लेस करना पड़ेगा, 10 इंटू 10% माइनस इक्वल टू कर दो 9% आ जाएगा। अब इसे भी हमें किस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो बताया हुआ है हमें फैक्ट्री कॉस्ट पे, तो 16,600 इंटू 9% करना पड़ेगा, तो 149 हाँ 1494 25729 ये हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा अब इस पे क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा। प्रॉफिट में तो कोई चेंजेस नहीं बताया है, प्रॉफिट है 20% मैंने कॉस्ट में ही कैलकुलेट करके रखा है, तो इस पे 20% लगा दो। ये जितना आया है 25729 इंटू 25%, तो 6 ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स बोला 25729, इस पे 20%, 25729 इंटू 20, अच्छा मैंने 10 कर दिया, तो 25729 to 20%, 5146, क्योंकि 5.8 आ रहा है,
तो 30,30,875 सेलिंग प्राइस। तो देखो जब तुम लोग का एमसीक्यू रहेगा ना उसमें इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पर जो कैलकुलेट कर लिया था ना, ये मैंने किस पे कर दिया था, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को इस पे कर दिया था। अब कंफ्यूज करने के लिए जो 4 ऑप्शंस रहेंगे ना उसमें वो गलत वाला भी रहेगा ताकि तुम लोग उसमें टिक कर दो। तो ये सब चीज तुम लोग को ध्यान में रखना है, बाकी क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, तुम लोग को ये सारा चीज ध्यान में रखना है ताकि ऑप्शन रहे और उसे हम लोग को सही टिक भी करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर एक छोटा सा गलती की वजह से आंसर्स जो है वो रॉन्ग हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक आ रहा है बैच कॉस्टिंग, ठीक है। एक है बैच कॉस्टिंग, ये नीचे वाला है जॉब एंड बैच मिक्सड है। अच्छा, बस इतना ही है। तो ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पर एक बैच कॉस्टिंग का सम्स देख लेते हैं, बाकी होमवर्क देंगे। देखो ZAB Limited under to supply 1000 unit of component per month for the month of Jan, Feb and March। तो 1000 यूनिट करके ये लोग बोल रहे हैं कि कंपोनेंट जो है 1000 यूनिट ऑफ कंपोनेंट सप्लाई करेगा पर मंथ, जैन, फेब और मार्च को। एवरी मंथ ए बैच ऑर्डर इज ओपन अगेंस्ट विच मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट आर बुक्ड एट ए एक्चुअल्स। तो हर महीना बैच ऑर्डर लिया जा रहा है, ठीक है, और उसके लिए मटेरियल लेबर का कॉस्ट जो है वो बुक किया जा रहा है। ओवरहेड किस पे अप्लाई होगा, देखो ओवरहेड आर लिवाइड एट रेट पर लेबर आवर, लेबर आवर बेसिस पे होगा। सेलिंग प्राइस बता दिया है, कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका 15 पर यूनिट है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रेजेंट द प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ ईच बैच ऑर्डर। प्रॉफिट कैलकुलेट करना है हर एक बैच ऑर्डर का, यानी जैन का, फेब का और मार्च का अलग अलग, ठीक है। और ओवरऑल पोजीशन ऑफ द ऑर्डर फॉर 3000 यूनिट्स, ठीक है। 3000 यूनिट्स के लिए बाद में हमें एक ओवरऑल पोजीशन कैलकुलेट करना है। 3000 कहाँ से आ रहा है, ये देखो जैन, फेब और मार्च में कितना कितना ऑर्डर का आउटपुट आ रहा है, मतलब जो ऑर्डर दिया गया है वो प्रोडक्शन हो रहा है, तो आउटपुट हो रहा है 1250 प्लस कर लो 1500 प्लस हो जाएगा 1000, तो ये 3750 हो रहा है, ठीक है। ये टोटल 3750 हो रहा है। हमें एक ओवरऑल पोजीशन निकालने बोल रहा है, अगर हमें कोई 3000 का ऑर्डर दे तो क्या होगा वो भी कैलकुलेट करने बोल रहा है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर हमें जैन, फेब और मार्च जो 3 मंथ्स का है वो कैलकुलेट करना है। यहाँ पर मटेरियल का खर्चा बता दिया, लेबर का बता दिया। लेबर इज पेड एट द रेट ऑफ 2 पर आवर, लेबर को 2 पर आवर बेसिस पे पेमेंट किया गया है। द अदर डिटेल्स बता दिया जैन, फेब और मार्च का। ओवरहेड है 12,000, 9,000, 15,000, टोटल लेबर आवर्स दिया हुआ है 4,000, 4,500 एंड 5,000। तो हमें क्या करना है, मटेरियल प्लस वेजेस प्लस ओवरहेड करना है। मटेरियल 6250, वेजेस कितना है 2500, ओवरहेड कितना होगा, ओवरहेड चार्ज करना है एट द रेट ऑफ लेबर आवर बेसिस पे। तो ओवरहेड देखो 12,000 रुपीज खर्चा हो रहा है, अगर हम लोग कितना पेमेंट कर रहे हैं, 12,000 रुपीज खर्चा हो रहा है, अगर हम लोग 12,000 का पेमेंट कर रहे हैं, अगर 4,000 लेबर आवर्स काम हो रहा है, तो फिर ₹3 पर यूनिट करके हो रहा है। ओवरहेड पर आवर कितना हो रहा है, ₹3 इस केस में हो जाएगा, शायद डिवाइड करने पे ये 2 होगा, ₹2 पर यूनिट, ये हो जाएगा ₹3 पर यूनिट। अब हमें क्या करना है, लेबर ये जो ओवरहेड है उसे हमें अप्लाई करना है लेबर आवर के बेसिस पे। तो लेबर आवर हमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो लेबर कॉस्ट दिया हुआ है, तो लेबर कॉस्ट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो एक्चुअली देखो करना क्या है, इस क्वेश्चन में यही मेन पॉइंट है, यहाँ पर करके दिखाते हैं, देखो क्या करना है हमें। एक वर्किंग नोट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें बोला है, देखो मैंने जो यहाँ पर पॉइंट आउट करके रखा है ना कि ओवरहेड आर डिवाइड एट रेट पर लेबर आवर। तो पहले ओवरहेड रेट निकाल लेते हैं, ओवरहेड पर आवर पहले निकालेंगे। तो टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल लेबर आवर। तो टोटल ओवरहेड कितना है 12,000, 9,000, 15,000, 12,000, 9,000, 15,000, ठीक है, टोटल ओवरहेड। और उसके बाद टोटल लेबर आवर्स कितना है 4,000, 4,500 और 5,000, 4,000, 4,500 और 5,000। तो इससे हमें क्या मिल जा रहा है, ओवरहेड रेट पर आवर। तो ये हो गया ₹3 पर आवर ओवरहेड
3 पर आवर बेसिस पे चार्ज हुआ है, ₹2 पर आवर बेसिस पे चार्ज हुआ है, और ये ₹3 पर आवर बेसिस पे चार्ज हुआ है। ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, लेबर आवर कैलकुलेट करना है, लेबर आवर, ताकि हम लोग ये ओवरहेड रेट को अप्लाई कर पाए, बिकॉज हमें बोला है कि ओवरहेड रेट को अप्लाई करना है लेबर आवर बेसिस पे। तो लेबर आवर कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पर लेबर कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो लेबर कॉस्ट दिया हुआ है कितना, पहला है 2500, यहाँ पर लिखते हैं लेबर कॉस्ट। क्या कर रहे हैं, देखो लेबर कॉस्ट दिया हुआ है, फिर नेक्स्ट में दिया हुआ है 3000, फिर दूसरे वाले में दिया हुआ है 2000। तो ओवरहेड किस तरह से चार्ज हुआ है, लेबर आवर बेसिस पे चार्ज हुआ है। तो ये जो निकल रहा है ₹3, ये क्या आ जा रहा है, ₹3 पर लेबर आवर आ जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने 2500 लेबर कॉस्ट पे किया है, मतलब लेबर को अगर 2500 हम लोगों ने पे किया है, तो 1 घंटा काम करने पे कितना चार्जेस लगा होगा, मतलब कितना चार्जेस देने का बात क्या होगा, 3 रुपीज, क्योंकि लेबर रेट कितना है, लेबर का रेट आ रहा है ₹3 पर आवर। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर लिखना है लेबर रेट पर आवर, यहाँ पर लिखना है लेबर रेट पर आवर। तो लेबर रेट कितना हो जाएगा, अच्छा 1 मिनट, लेबर रेट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेबर रेट 2500, ये है कॉस्ट 2500, 3000 और 2000। अच्छा लेबर रेट तो दिया हुआ है, लेबर इज पेड एट द रेट ऑफ 2 पर आवर। अच्छा ये तो गिवन है, लेबर इज पेड एट द रेट ऑफ 2 पर आवर। अच्छा सॉरी, थोड़ा सा चेंज होगा कंसेप्ट। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोगों ने पहले ओवरहेड का रेट निकाल लिया। ओवरहेड का रेट जो है ₹3, ₹2 और ₹3 है, और लेबर का रेट हमें बता दिया है ₹2 करके है, यानी 1 घंटा काम करने पे ₹2 मिलेगा। तो ₹2500 मिला है, यानी कितने आवर्स काम हुए, 1250 आवर्स, ठीक है 1250 आवर्स। इसमें ₹2 के हिसाब से कितने आवर्स काम हुए हैं, 1500 आवर, और यहाँ पर कितने आवर्स काम हो गए हैं, यहाँ पर हो गए 1000 आवर्स। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया लेबर आवर जो है। अब क्यों लेबर आवर कैलकुलेट किया, अब इसी लेबर आवर पे और इस ओवरहेड रेट को हमें इंटू करना है, क्योंकि हमें बोला है यहाँ पर कि ओवरहेड आर डिवाइड एट रेट पर लेबर आवर। तो इसीलिए हमें ये कैलकुलेशन पहले करना पड़ेगा। पहले तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया ओवरहेड का रेट पर आवर कितना है, और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि लेबर कितने टाइम काम कर रहा है, तभी हम लोग दोनों को एडजस्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, जैन, फेब और मार्च, ठीक है। तो बैच का आउटपुट क्या है, बैच का आउटपुट है 1250, 1500 और 1000। तो 1250, 1500 और 1000, ठीक है, ये हो गया आउटपुट। उसके बाद सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू मतलब कितने में सेल होगा, तो सेल्स वैल्यू यहाँ पर दे दिया है 15 रुपीज करके। तो 15 इंटू 1250, तो 15 इंटू 1250, तो ये हो गया 187, ये एट द रेट ऑफ 15 लिख देते, इसमें इंटू हो जाएगा। तो 18750 सेल्स वैल्यू, ये 15 से इंटू करो 22,500, फिर ये 15 से इंटू करो तो 15,000, ये सेल्स वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट, हमें पूछा है ना प्रॉफिट कितना होगा, मटेरियल और वेजेस ये सबका अलग अलग बता के रखा है। ये देखो मटेरियल 6250, 9000, 5000, 6250, 9000 एंड 5000, और वेजेस कितना बता के रखा है, 2500, 3000, 2500, 3000 और 2000, ये हो गया वेजेस। अब हमें ओवरहेड कैलकुलेट करना है। अब फिर से वो वाला पॉइंट समझाते हैं, ओवरहेड जो है वो किस तरह से लगेगा, रेट पर लेबर आवर बेसिस पे। तो लेबर आवर कितना है, 1250, 1500, 1000, और ये है ₹3 करके। तो 1250 इंटू ₹3 पहले वाले मंथ का, तो कितना हो जाएगा 3750। तो ये पहला वाला हो गया 3750। दूसरा ये देखो 2 पर आवर बेसिस पे होगा, 1500 लेबर आवर काम हुआ है, और 2 पर आवर बेसिस पे 3000, ये हो गया 3000।
और लास्ट में देखो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1000 आवर्स काम हुआ है तो 3000। तो हम लोगों ने वहां पर किया क्या एक्चुअली, लेबर आवर और ओवरहेड का रेट निकाल लिया है। तो टोटल करने पे हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। तो टोटल कॉस्ट यहाँ पर हो गया 12,500, 15,000 और ये हो जा रहा है 37,500। अब ये टोटल कॉस्ट से हम लोग अगर सेल वैल्यू माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट पर बैच, ठीक है, क्योंकि ये बैच में प्रोडक्शन हो रहा है। तो 18,750 माइनस 12,500, 6,250। अच्छा, 22,500 माइनस 15,000 तो 7,500 और 15,000 और ये माइनस हो रहा है 30, सॉरी ये 15,000 नहीं होगा, ये हाँ ये 15,000 ही तो हो रहा है। अच्छा ये टोटल गलत है, ये टोटल गलत है, सॉरी ये हो जाएगा 3 2 5 10,000, ठीक है 10,000। तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 15 माइनस 10 तो ये हो गया 5,000 प्रॉफिट हो गया। कॉस्ट पर यूनिट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा था बैच कॉस्टिंग के बारे में कि हमें सारे प्रोडक्ट का क्या चाहिए, कॉस्ट चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर लॉट में बहुत सारा प्रोडक्शन होता है तो एक एक प्रोडक्ट का कितना कॉस्ट आ रहा है उसके लिए कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तो कॉस्ट आया है 12,500 और कितना आउटपुट आया है 1250 जैन में, तो एक यूनिट का कितना हो जाएगा 10। फिर ये देखो इसमें कॉस्ट आया 15,000, आउटपुट कितना है 1,500, इसमें भी 10 और इसमें भी 10,000 और 1000, तो 10 रुपीज करके है कॉस्ट पर यूनिट। तो प्रॉफिट ये भी निकाल सकते हैं, प्रॉफिट पर यूनिट कितना हो जाएगा। तो प्रॉफिट एक बैच में है 6,250, कितने यूनिट के लिए 1250 के लिए, तो 6,250 डिवाइडेड बाय 1250 तो एक एक यूनिट के लिए कितना हो जाएगा 5 रुपीज करके। और ये है 7,500 और यहाँ पर कितना यूनिट था, यहाँ पर था 1,500, तो 7,500 टोटल प्रॉफिट 1,500 यूनिट पे, तो फिर एक यूनिट पे 5 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। और इसमें है 1000 आउटपुट है और प्रॉफिट है 50,000, ये 5,000 होगा, अच्छा सॉरी ये 5,000 होगा, तो ये हो गया 5 रुपीज यहाँ पर भी प्रॉफिट पर यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखो वही पूछा था कि हमें बताना है प्रॉफिट पर यूनिट कितना होगा, प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ ईच बैच ऑर्डर एंड ओवरऑल पोजीशन ऑफ द ऑर्डर 3,000 का एक ओवरऑल पोजीशन हमें बताना है कि ऑर्डर अगर 3,000 का आता है तो ओवरऑल पोजीशन फॉर 3,000, तो सेल्स वैल्यू ओवरऑल पोजीशन मतलब प्रॉफिट का पोजीशन पूछ रहा है 3,000 यूनिट। और अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर सेल्स वैल्यू कितना करके है 15 करके है, ठीक है, तो फिर 45,000 ये तो दिया हुआ था, माइनस कर देंगे टोटल कॉस्ट। और देखो सारे बैच में कॉस्ट जो है हमारा 10 पर यूनिट करके आया हुआ है, तो टोटल कॉस्ट इसमें भी लगाएंगे उसी बेसिस पे ही करने बोला है इनटू 10, तो ये हो जाएगा 30,000, तो प्रॉफिट हो गया 15,000। तो ओवरऑल पोजीशन ये हो रहा है कि अगर हम लोग 3,000 यूनिट का ऑर्डर ले रहे हैं और इस तरह से प्रोडक्शन कर रहे हैं जैसे यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट है ये जो है प्रॉफिट शो करेगा, इस ऑर्डर का जो रिजल्ट आएगा और 15,000 प्रॉफिट वो शो करेगा। तो अभी हम लोग यही तक करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर, अच्छा देखाচ্ছি। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ये दो होमवर्क रहेगा, और कुछ स्टडी मैट से भी क्वेश्चन हम तुम लोग को स्टडी मैट से कर सकते हैं या फिर हम तुम लोग को उसका पीडीएफ बना के सेंड कर देते, वहां तो आंसर रहेगा, तो आंसर देख के करना नहीं है। यहाँ से 6 और 7 और स्टडी मैट से जो भी क्वेश्चन है जॉब और बैच का वो भी हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ठीक है आज हम लोग इतना ही करते हैं।